अजीब बात है, इस बार कोई मौत या घायल नहीं हुआ है। ये पहली बार है जब मैंने थंडर किंग वैली में ऐसी स्थिति का सामना किया है। डेक पर एक पुराने मार्शल किंग ने कहा। एक और बूढ़े ने जारी रखा। ये सही है, मुझे भी लगता है कि ये थोड़ा अजीब है। ऐसा लगता है कि थंडर एम्परर वैली आज सामान्य से कहीं अधिक शांत है। मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि कोई इस वसीयत का विरोध कर रहा है, लेकिन थंडर सम्राट ने कोई सजा नहीं भेजी। अर्जुन देव ने सोचा, क्या ये मेरी वजह से हो सकता है, या आओ जी आओ। बगल के कुछ युवा काश्तकारों ने असमंजस में पूछा, वरिष्ठ, क्या स्थिति है? क्या आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं? सबसे पहले बोलने वाले बूढ़े ने कहा, इस थंडर किंग वैली को जीवन और मृत्यु की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। हर दिन जब व्यापारी जहाज इस घाटी से गुजरते हैं तो ऐसे किसान होंगे जो मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। बहुत कम अपवाद है। क्यों? बूढ़ा मंद मंद मुस्कुराया। क्योंकि हमेशा कुछ लोग होंगे जो अनजाने में गड़गड़ाहट की इस इच्छा का विरोध करेंगे। अतीत में मजबूत मार्शल सम्राट थे जिन्होंने गड़गड़ाहट की इस इच्छा को चुराने की कोशिश की थी। हालांकि उनकी साधना कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, केवल एक ही परिणाम था, मृत्यु। जब तक कोई भ्रम या प्रतिरोध है, गड़गड़ाहट की इच्छा आपको घायल करेगी। यदि आप गंभीरता से विरोध करते हैं तो आप मर जाएंगे। आपकी साधना कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, तुम इस परिणाम को बदल नहीं पाओगे। शायद केवल एक ऋषि ही कोशिश कर सकता है। ये सुनकर डेक पर बैठे काश्तकारों ने जिसका विरोध किया था, उनके दिलों में या तो गलती से या जानबूझकर डर महसूस होगा। क्या थंडर किंग वास्तव में इतना मजबूत है? वो 1000 साल से मर चुका है। गड़गड़ाहट की ये इच्छा क्यों नहीं बुझ रही है? इसके अलावा ये अभी भी इतना शक्तिशाली है? युवा काश्तकारों ने पूछा। बूढ़े आदमी के शब्दों से उनकी रुचि बढ़ गई। बूढ़े ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराया। दुनिया में 7 प्रकार की ऊर्जा होती है। बिजली की विशेषता सबसे अधिक निडर है और इसमें सबसे अत्याचारी हमला है। बिजली की विशेषता की खेती करना भी सबसे कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजली प्राकृतिक दुनिया में स्वर्गीय दाव, स्वर्गीय दंड की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह गड़गड़ाहट की स्थिति और गड़गड़ाहट की इच्छा की खेती सभी काश्तकारों के लिए सबसे कठिन है। थंडर किंग गड़गड़ाहट की इच्छा को गड़गड़ाहट के अमर इच्छा में समझने में सक्षम था, जो स्वर्गीय दाव के बराबर है। इस तरह की अत्याचारी आक्रमण शक्ति के साथ यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के सम्राट, जो थंडर सम्राट की तुलना में उच्च साधना स्तर के हैं, उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हा 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 हा, उसके साथ लड़ना बिजली के क्लेश से गुजरने के बराबर है। कौन इतना ऊबा होगा कि खुद को बिजली के संकट से गुजरने दे? बूढ़ा उत्साह और आश्वासन के साथ बोला। यह स्पष्ट था कि उसने बड़े पैमाने पर यात्रा की थी और जानकार था। अर्जुन देव ने थंडर किंग ने महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में जो कुछ किया वो सब बताया। इससे डेक पर मौजूद सभी काश्तकारों ने अपने दिलों में तरसने लगा, जैसे वे उस महिमामयी युग में थे। थंडर किंग में बदल रहे थे, देवताओं और राक्षसों को मार रहे थे, सभी प्रतिभाओं को रौंद रहे थे और दुनिया के शिखर पर पहुंच गए थे। कंदर में मूर्ति के साथ क्या हो रहा है? इतनी बड़ी मूर्ति, ऐसा लगता है कि ये पूरे कंदर को ढक लेती है। कम से कम 1000 लोगों के बिना इतने बड़े काम को पूरा करना असंभव होगा। हालांकि कुछ हजार लोगों ने इतनी आदर्श मूर्ति बनाने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय कैसे किया? ये देखकर कि कोई आखिरकार इस विषय को मूर्ति के पास ले आया, बूढ़ा मुस्कुराता रहा। अगर मैं आपको बताऊं कि यह मूर्ति स्वाभाविक रूप से बनी है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? यह कैसे हो सकता है? आसपास के युवा काश्तकारों ने सभी ने अपना सिर हिला दिया। जब बूढ़े ने यह सुना तो वो जोर से हंसा। आप युवाओं में बहुत अच्छी प्रतिभा है। आप 24 या 25 साल की उम्र में पहले ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट्स के शिखर पर हैं। हालांकि आप अभी भी खजाने में जाने के बारे में सोचने के लिए बहुत अनुभवहीन हैं। बगल में एक और बूढ़ा आदमी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग था। उन्होंने उदासीनता से कहा, भविष्य में यदि आपको प्राचीन उजाड़ भूमि में जाने और पहले शनदेव सम्राट की मूर्ति को देखने का अवसर मिले, तो आपको पता चलेगा कि यह शब्द सत्य है। उन्होंने कहा, वास्तव में युवा खिलाड़ी अभी भी अनुभवहीन है। खजाने की इस यात्रा पर आप अन्य देशों के विशेषज्ञों से मिलेंगे, उस समय आप अपना जीवन भी नहीं बचा पाएंगे। एक और पुराने मार्शल किंग ने कहा, इसके अलावा ये मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप तैयार हैं, आप एक सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन हैं। कितना बच्चों का। जब सिर पर कपड़े की नीली पट्टियों वाले सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन ने यह सुना, तो वे सभी कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि कैसे जवाब दिया जाए। विषय धीरे धीरे वास्तविकता में समूह के गंतव्य पर लौट आया।
पुरानी पीढ़ी के सभी काश्तकारों ने इन युवाओं को हतोत्साहित करने के लिए बात की। दरअसल ये बूढ़े सिर्फ भीड़ को याद दिला रहे थे कि अगर वे दूसरे देशों के विशेषज्ञों से मिलेंगे तो उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि अगर वे शांत नहीं हो पाते तो उनकी मौत कैसे हुई। इन बूढ़ों के इरादे अच्छे थे। इनमें से कितने युवा शांत होंगे उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इन बूढ़ों के विषयों ने अर्जुन देव के क्षितिज को व्यापक बनाया। ये विशेष रूप से थंडर किंग के कर्मों के लिए था। इससे उन्हें इस महान व्यक्ति की बेहतर समझ हासिल करने में मदद मिली। हालांकि अर्जुन देव का आधा ध्यान डेक पर था, चोटी पर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग जिसने अपनी आभा छिपाई थी। कई किसान धनुष पर डेक पर बैठे थे, चुपचाप पहले से गड़गड़ाहट की इच्छा को समझ रहे थे। ये सभी बिजली के कारण खेती करने वाले किसान थे। थंडर किंग ने जो गड़गड़ाहट की अमर इच्छा को पीछे छोड़ दिया, उसका बिजली के कारण बनने वाले काश्तकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कमोबेश ये कुछ मदद करेगा। शायद ये किसी के राज्य को और आगे बढ़ने की अनुमति देगा, या ये किसी को गड़गड़ाहट की स्थिति को समझने की अनुमति देगा। डेक पर बैठे काश्तकारों में भूरे रंग के वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी था। वो बहुत साधारण लग रहा था। वो एक ठेठ साधारण बूढ़ा आदमी था। इस बूढ़े आदमी की आभा एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग की थी। धनुष पर ऐसे कई बूढ़े आदमी थे। इतनी कम उम्र में किसी के लिए सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग बनना कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि अर्जुन देव स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि ये व्यक्ति एक शिखर मार्शल किंग विशेषज्ञ था। ये शख्स बेहद खतरनाक है। अर्जुन देव ने इस पर नजर रखी थी। जो कुत्ता काटता है वो कभी भी सबसे जोर से भौंकता नहीं है। इस समय व्यापारी जहाज पहले ही देवलोक महाद्वीप से निकल चुका था। थंडर किंग वैली धीरे धीरे सभी की नजरों से ओझल हो गई। महाद्वीप भी भीड़ से और दूर चला गया। घाटी के प्रवेश द्वार पर अभी भी कई व्यापारी जहाज धीरे धीरे समुद्र में जा रहे थे। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा लीं और जहाज पर मौजूद लोगों को नजरअंदाज कर दिया, जो अभी भी चर्चा कर रहे थे। वो सीधे धनुष के पास चला गया और समुद्र की ओर देखा। वो केवल असीम समुद्री जल देख सकता था। समुद्र का पानी बिना किसी लहर के शांत था। ये गहरा नीला था। कभी कभी समुद्री पक्षियों का झुंड उड़ जाता था। इस समय समुद्र बहुत कोमल था। शांत अनियंत्रित समुद्र से पहले किसी की दृष्टि का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। इसने किसी के दिमाग को व्यापक बनाया। विशाल व्यापारी जहाज लहरों को तोड़कर समुद्र में तेजी से आगे बढ़ा। अब जब वे समुद्र पर थे तो व्यापारी जहाज को अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये पूरी गति से आगे बढ़ सकता है। अर्जुन देव बुदबुदाया, क्या ये असीम समुद्र है? ये वास्तव में अंतहीन है। मुझे डर है कि अगर मैं अपना पूरा जीवन बिता भी लूं तो भी मैं इस समुद्र के अंत तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हा हा हा, ये असीम समुद्र नहीं है। ये देवलोक महाद्वीप का तटीय जल है। ग्रीनविंड आइलैंड से गुजरने के बाद हम वास्तव में असीम समुद्र के किनारे तक पहुंच जाएंगे। हालांकि ये केवल उथला समुद्र है। सच्चा गहरा समुद्र और भी आगे है। अचानक अर्जुन देव के कानों में एक खिंची हुई आवाज गूंजी। उसने अपना सिर घुमाया और शिखर मार्शल किंग को देखा, जिस पर वो ध्यान दे रहा था। उसे पता नहीं चला कि वो कब आया था। अर्जुन देव हल्के से चौंक गए, लेकिन उनके हाव भाव नहीं बदले। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, बूढ़े वरिष्ठ, ऐसा लगता है कि आप बहुत जानकार हैं। ऐसा लगता है कि आप असीम समुद्र को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। क्या आप इस जूनियर को इसके बारे में बता सकते हैं? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं खुद को वरिष्ठ के रूप में संबोधित करने की हिम्मत नहीं करता। काश्तकारों की दुनिया में मजबूत का सम्मान किया जाता है, उम्र से नहीं। इस बूढ़े का नाम साहिल रुद्र है। अगर छोटे भाई को कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे बूढ़ा रुद्र कह सकते हैं। बूढ़े रुद्र, कृपया इस जूनियर को समझाएं, अर्जुन देव ने धीरे से कहा। वो भी ये जानना चाहता था कि असीम समुद्र की स्थिति कैसी थी, इसलिए उसे थोड़ी और बातें करने में कोई आपत्ति नहीं थी। साहिल रुद्र ने असीम समुद्र की ओर देखा और उदास होकर कहा, असीम सागर की कुल 4 दिशाएं हैं, पूर्वी सागर, पश्चिमी सागर, दक्षिणी सागर और उत्तरी सागर। हम जिस व्यापारी जहाज पर हैं वो पश्चिमी सागर की ओर जा रहा है। सच्चा असीम समुद्र गहरे समुद्र और उथले समुद्र में विभाजित है। वर्तमान में मनुष्यों का केवल उथले समुद्र पर नियंत्रण है। जहां तक गहरे समुद्र की बात है, ये बहुत रहस्यमय है। इस बूढ़े आदमी को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। उथले समुद्र की प्रत्येक दिशा में अनगिनत द्वीप हैं और अनगिनत शक्तिशाली संप्रदाय भी हैं। पूर्वी सागर के अलावा उथले समुद्र की अन्य 3 दिशाओं में एक प्रमुख संप्रदाय है जो अपेक्षाकृत स्थिर है। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और पूछा, मेरे महान किन राष्ट्र के संप्रदायों की तुलना में असीम समुद्र में संप्रदाय कितने मजबूत हैं?
अगर पश्चिमी उथले सागर की तुलना की जाए तो उन्हें मुश्किल से दूसरे दर्जे की शक्ति माना जा सकता है। स्वर्गीय कृपाण मंडप को अतीत में प्रथम श्रेणी की शक्ति माना जा सकता था, हालांकि अब इसे केवल दूसरे दर्जे की शक्ति माना जा सकता है। अगर हम हेवनली क्राफ्ट मैनर को शामिल करते हैं तो ये बेहतर हो सकता है। अर्जुन देव कुछ हैरान थे। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय शिल्प मनोर स्वर्गीय कृपाण मंडप से अधिक मजबूत हो? तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, यदि आप और बाहर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि महाद्वीप में काश्तकारों के कई स्पिरिट हथियार हेवनली क्राफ्ट मैनर द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ तक कि महान जिन राष्ट्र में भी ये बहुत स्पष्ट है। प्रसिद्धि के मामले में 3 महान संप्रदाय स्वर्गीय शिल्प मनोर जितने प्रसिद्ध नहीं हैं। इसके बारे में ध्यान से सोचो, यदि इस तरह के लाभदायक संप्रदाय के पास एक निश्चित स्तर की ताकत नहीं है तो शाही दरबार और अन्य संप्रदायों ने इसे निगलने की हिम्मत क्यों नहीं की? अर्जुन देव ने इस बारे में तब तक नहीं सोचा जब तक कि उनके पास एक मजबूत समर्थक ना हो। यदि नहीं तो केवल एक ही कारण था, स्वर्गीय शिल्प मनोर की अपनी छिपी हुई शक्ति थी। जब साहिल रुद्र ने इस बिंदु तक बात की तो वो अचानक रुक गया। उन्होंने कहा, व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन, ग्रीन विंड आइलैंड जाने के अलावा असीम सागर की शक्तियों में आपकी इतनी दिलचस्पी होने के लिए क्या आप असीम सागर में भी जाने की योजना बना रहे हैं? अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गया। वो मुस्कुराया और कहा, बूढ़ा रुद्र मजाक कर रहा होगा। मैं व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन कैसे हूं? मैं केवल सफ़ेद वस्त्र पहनता हूं। इसे नकारना बंद करो। आप मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको भी देख रहा हूं, साहिल रुद्र ने दूर से देखते हुए शांति से कहा। अर्जुन देव का दिल डूब गया। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति ने उसकी पहचान खोज ली होगी, अन्यथा वो बिना किसी कारण के उससे बात करने के लिए नहीं आता। साहिल रुद्र ने आगे कहा, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में सवाना राजा के खजाने के मामले पर चर्चा करने के लिए आपकी तलाश कर रहा है। मैं पहले भी 2 बार उस द्वीप पर जा चुका हूँ, ये मेरी तीसरी बार है। साहिल रुद्र वास्तव में पहले ही 2 बार वहां जा चुके थे। इससे अर्जुन देव को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके लिए 2 बार सुरक्षित बचने में सक्षम होने के लिए इस व्यक्ति की ताकत शायद अर्जुन देव की कल्पना से अधिक थी। पहली बार इस बूढ़े व्यक्ति ने 3000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 2 गुप्त खजाने और रैंक 7 औषधीय गोलियों की 2 बोतलें प्राप्त की। दूसरी बार मुझे 5000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 3 गुप्त खजाने और रैंक 8 औषधीय गोलियों की 1 बोतल मिली। इस तरह मैंने अपनी वर्तमान खेती प्राप्त की। अर्जुन देव ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे में ऐसा लगता है कि पुराने रुद्र ने इस बार काफ़ी तैयारी की है। आपको एक महान फसल काटने में सक्षम होना चाहिए। मुश्किल? साहिल रुद्र ने धीरे से आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि किस शापित फैत्सो ने खजाने का नक्शा फैलाया। अब महान जिन राष्ट्र के किसानों के अलावा अन्य 4 राष्ट्रों के किसान सभी यहाँ भाग रहे हैं। आकस्मिक मुठभेड़ों का आना मुश्किल था। सवाना राजा का खजाना निःसंदेह एक महान आकस्मिक मुठभेड़ थी। साहिल रुद्र की 2 फसलों से ये स्पष्ट था। इस तरह की आकस्मिक मुठभेड़ से कौन नहीं लुभाएगा? ये अच्छी बात होगी चाहे कितने लोग आ जाएं। अर्जुन देव के पीछे व्यापारी जहाज़ों पर मौजूद अधिकांश या सभी कृषक शायद सवाना राजा के खजाने के लिए यहाँ थे। हालांकि साहिल रुद्र के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बातों में और भी कुछ था। अर्जुन देव ने कुछ देर खुद से बुदबुदाया, फिर उसने कहा, वरिष्ठ, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दें। जब साहिल रुद्र ने ये सुना तो वो जोर से हंसा। तुम युवा वास्तव में सीधे हो। इस बूढ़े आदमी ने इतना कुछ इसलिए कहा क्योंकि मैं सवाना राजा के खजाने का पता लगाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। साहिल रुद्र के साथ काम करना अर्जुन देव के लिए बहुत मददगार साबित होगा। साहिल रुद्र 2 बार खजाने के साथ द्वीप पर जा चुका था। वो निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में द्वीप की स्थिति से अधिक परिचित होगा। इस तरह अर्जुन देव काफ़ी परेशानी से बच सकते थे। हालांकि अगर अर्जुन देव अज्ञात मूल के किसी अजनबी के साथ मिलकर काम करते हैं, विशेष रूप से जब दूसरी पार्टी उनसे मजबूत है, तो दूसरी पार्टी निश्चित रूप से नेता होगी। यदि दूसरी पार्टी ने उसे खजाना छीनने के लिए मार डाला तो वो असहाय हो जाएगा। क्षमा करें, मुझे अकेले रहने की आदत है। मुझे डर है कि मैं सीनियर के दयालु इरादों को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए चाहे कितने भी लाभ हों, अर्जुन देव सहमत नहीं होंगे। जोखिम बहुत अधिक था। साहिल रुद्र ने कुछ और लाभों का वादा किया और अर्जुन देव को साथ आने के लिए आमंत्रित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि अर्जुन देव टस से मस नहीं हुए। वह सहमत नहीं था, चाहे उसने कुछ भी कहो। चूंकि छोटा भाई सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं। जब हम फिर से मिलेंगे तब भी हम दोस्त रहेंगे। ये बूढ़ा आदमी पहले अपनी छुट्टी लेगा, साहिल रुद्र ने कोमल मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में एक मुश्किल से पता लगाने वाला जहर चमक उठा। अर्जुन देव की आंखें बहुत तेज थीं और उन्होंने नफरत के इस निशान को आसानी से पकड़ लिया। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि ये आदरणीय वू निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान नहीं था। हालांकि अगर उनके पास कोई चाल थी तो अर्जुन देव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ उन्हें धोखा दिया जाए। यहां तक कि अगर वो उसे मार नहीं सकता था तब भी वो उसे पीड़ित कर सकता था। भाई अर्जुन देव, वो आदमी बहुत नकली था। बाई ने स्पष्ट रूप से उसके जानलेवा इरादे को महसूस किया, लेकिन वो बहुत खुशी से मुस्कुरा रहा था। बाई चली गई और धीरे से कहा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, उसे अनदेखा करो। कुछ दिनों तक बाहर न निकलें। इस व्यक्ति से निपटना आसान नहीं है।
धुम धुम धुम। ठीक इसी समय शांत समुद्र अचानक हिंसक लहरों से भर पड़ा। लहरें 100 मीटर ऊंची थीं और विशाल व्यापारी जहाज भी हिलने लगा। अचानक स्थिति ने डेक पर काश्तकारों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे लगभग जमीन पर गिर गए। क्या चल रहा है? ये अभी भी तटीय जल है। इस मौसम में बहुत कम तूफान आते हैं, इतनी बड़ी लहरें क्यों हैं? पूरे साल तटीय जल की यात्रा करने वाले कुछ किसानों ने संदेह से पूछा। जहाज अभी भी बिना रुके हिल रहा था। हालांकि काश्तकारों ने पहले ही अपनी बुद्धि वापस पा ली थी। अपने सार को प्रसारित करने के बाद वे मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम थे। अर्जुन देव के पैर डेक से चिपके हुए लग रहे थे। व्यापारी जहाज बिना हिले दुले हिल गया। उसने बाई का समर्थन किया और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक भावना को दूर तक बढ़ाया। अब जबकि अर्जुन देव की साधना बढ़ गई थी तो उनकी आध्यात्मिक इंद्रिय पहले से ही 5 किलोमीटर की परिधि तय कर सकती थी। यदि वो इसे सीधी रेखा में इस्तेमाल करता है तो वो 10 किलोमीटर दूर की स्थिति देख सकता है। जल्द ही अर्जुन देव समझ गए कि क्या हो रहा है। 8 किलोमीटर की दूरी पर 2 विशाल युद्धपोत भीषण युद्ध में लगे हुए थे। प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की। खपत की परवाह किए बिना ऊर्जा के गोले दागे। सभी प्रकार की देदीप्यमान ऊर्जा किरणें हवा में गूंथ गईं। लड़ाई के बाद के झटकों ने एक बड़ा तूफान पैदा कर दिया। उन्होंने विशाल लहरों को लात मारी जो समुद्र की सतह तक फैल गईं। कितना मजबूत आफ्टरशॉक है। अप्रत्याशित रूप से प्रत्येक युद्धपोत सैकड़ों प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों से सुसज्जित है। कोई आश्चर्य नहीं कि 5000 किलोमीटर तक फैलने के बाद भी आफ्टरशॉक इतना शक्तिशाली है। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली और थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि वो नीला युद्धपोत गोल्डन रॉक मर्चेंट एसोसिएशन का झंडा फहरा रहा है। गोल्डन रॉक मर्चेंट एसोसिएशन? क्या ये राहेजा के कबीले का व्यापारी संघ नहीं है? दूसरा युद्धपोत शुद्ध काला था। जहाज के धनुष पर एक काला झंडा था। झंडे पर एक क्रूर 9 सिर वाला अजगर कढ़ाई कर रहा था, जो अपने नुकीले दांतों को उखाड़ता हुआ और अपने पंजे लहरा रहा था। दोनों युद्धपोतों में गोलाकार प्रकाश ढाल थी जो उन पर दागी गई ऊर्जा किरणों को रोकती थी। वे समान रूप से मेल खाते लग रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोनों युद्धपोत एक ही समय में डूब सकते हैं। धौंग धौंग धौंग। लोगों का एक समूह जहाज की पकड़ से बाहर आ गया। वे जहाज के कप्तान और पहरेदार थे। जाहिर है वे समुद्र पर असामान्य लहरों से चौंक गए थे। व्यापारी जहाज का कप्तान एक मध्यम उम्र का आदमी था। वो लंबा था और एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। अप्रत्याशित रूप से वो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग था। कप्तान के बगल में 8 गार्ड थे। वे सभी मार्शल किंग थे और 40 वर्ष से ज्यादा के नहीं थे। ये वो दौर था जब किसी की और खून अपने चरम पर थे। इस तरह के मार्शल किंग की तीक्ष्णता डेक पर पुराने मार्शल किंग्स की तुलना में बहुत मजबूत थी। यदि वे वास्तव में लड़ते हैं तो उनका सार दूसरे पक्ष की तरह घना नहीं हो सकता है। हालांकि क्योंकि उनकी क्यूआई और रक्त प्रचुर मात्रा में थे, उनका तीखापन अभी भी मौजूद था। उनकी जीत की संभावना अधिक थी। कप्तान ने दूर से भयानक लहरों को देखा और थोड़ा भौएं सिकोड़ ली। उसने अपने बगल वाले व्यक्ति से कहा, राजवर्धन, आपकी धारणा एक आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की तरह मजबूत है। क्या हो रहा है, इस पर एक नजर डालने में मेरी मदद करें। राजवर्धन नामक कृषक ने सिर हिलाया और जहाज के धनुष के पास चला गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके शरीर से प्रकाश की नीली लहरें निकलीं। लहरें पानी में विलीन हो गईं और दूर चली गईं। इस व्यक्ति की मार्शल स्पिरिट काफी खास है। इसके अलावा वो शायद पानी की स्थिति को समझ गया था। यही कारण है कि उनकी धारणा एक आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की तरह मजबूत है। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। कप्तान को जवाब देते हुए, ये ब्लैक ड्रैगन समूह का 9 सिर वाला ड्रैगन युद्धपोत है। ये गोल्डन रॉक मर्चेंट एसोसिएशन के अंडरवर्ल्ड वुल्फ युद्धपोत के साथ लड़ रहा है। राजवर्धन ने अपनी आंखें खोलते हुए धीरे से कहा, यह तटीय जल है। ब्लैक ड्रैगन समूह का जहाज कैसे हो सकता है? क्या आपको यकीन है? डेक पर पुराने मार्शल किंग्स में से एक ने सदमे में कहा। राजवर्धन ने आगे बढ़कर कहा, कप्तान, क्या हमें घूमना चाहिए? कप्तान ने जोर से भौएं चढ़ाईं। वो कहने से पहले थोड़ी देर के लिए खुद से बुदबुदाया, क्या आप सुनिश्चित हैं कि केवल 2 युद्धपोत हैं? कोई अन्य व्यापारी जहाज या यात्री जहाज नहीं है? राजवर्धन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने 50 किलोमीटर के भीतर गोल्डन रॉक मर्चेंट एसोसिएशन का कोई व्यापारी जहाज या यात्री जहाज नहीं देखा। केवल 2 युद्धपोत लड़ रहे हैं। कप्तान की अभिव्यक्ति शांत हो गई। उन्होंने कहा, ऐसे में उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापारी संघ का झंडा उठाओ और हमारे रास्ते पर चलते रहो। ब्लैक ड्रैगन समूह आमतौर पर 4 दिशाओं के उछले समुद्र में काम करता है। ये इस बार तटीय जल में क्यों है, ये वास्तव में हैरानी करने वाला है।
गोल्डन रॉक मर्चेंट एसोसिएशन का युद्धपोत भी यहाँ है। क्या वे आमतौर पर उत्तर के उछले समुद्रों में काम नहीं करते हैं? वे पश्चिम में क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों कबीले सवाना राजा के द्वारा छोड़े गए खजाने के लिए यहाँ हैं? अगर ऐसा है तो हमारी संभावना बहुत कम हो जाएगी। जब डेक पर कई काश्तकारों ने संभावना के बारे में सोचा तो उनके हावभाव बदल गए। सवाना राजा के खजाने ने पहले ही 4 महान राष्ट्रों के कई काश्तकारों को आकर्षित किया था। अब जबकि गोल्डन रॉक मर्चेंट एसोसिएशन और ब्लैक ड्रैगन ग्रुप यहां थे तो उनके आकस्मिक मुठभेड़ की संभावना और भी कम हो जाएगी। साहिल रुद्र के हावभाव बेहद भद्दे हो गए। उसने अर्जुन देव की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। ये एक जहरीले सांप की तरह था जो अपनी जीभ फड़फड़ा रहा था। व्यापारी जहाज ने अपना झंडा उठाया और आगे बढ़ता रहा। 2 घंटे के बाद वे युद्ध के केंद्र के करीब पहुंच गए। समुद्र की सतह पर लहरें और भी अधिक हिंसक रूप से उठीं। उन्होंने जिन लहरों को लात मारी थी वे 200 मीटर से अधिक लंबी थीं। वे बहुत भयानक लग रहे थे। प्रकाश की दीदीप्यमान किरणें समुद्र की सतह पर उड़ती हैं, जिससे पानी की एक स्क्रीन बनती है जो आकाश को सहारा देती है। इसने उफनते समुद्र को और भी अराजक बना दिया। ये कितना बेकार है। प्राचीन मानसिक युद्ध तोप से एक शॉट 1000 अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन को समाप्त कर देगा। ऐसा लगता है कि स्पिरिट स्टोन्स अब मूल्यवान नहीं है। डेक पर एक कल्टीवेटर ने आह भरी। व्यापारी जहाज को अपना झंडा फहराते देख दोनों युद्धपोतों ने एक ही समय पर गोलीबारी बंद कर दी। समुद्र की सतह पर लहरें काफी देर तक उठने के बाद धीरे धीरे रुकने पर आईं। व्यापारी जहाज बहुत शांति से 2 युद्धपोतों के बीच से गुजरा। कोई लहरें नहीं थी। ये वास्तव में अजीब है। व्यापारी जहाज की मारक शक्ति स्पष्ट रूप से युद्धपोत जितनी मजबूत नहीं है। अप्रत्याशित रूप से ये इतनी शांति से गुजर सकता है। अर्जुन देव ने संदेह से सोचा। ये समुद्र के कुछ नियमों के कारण हो सकता है, जैसे कि युद्धपोत व्यापारी जहाजों पर गोली नहीं चला सकते थे। अन्यथा वे नियम तोड़ रहे होते और सभी शक्तियों द्वारा उन पर हमला किया जाता। अर्जुन देव, यहां पर। जैसे ही अर्जुन देव सोच रहे थे, ऊपर से एक सुखद आश्चर्य की आवाज आई। उसने ऊपर देखा और पाया कि फैट्सो अंडरवर्ल्ड रिवर युद्धपोत के 200 मीटर ऊंचे धनुष से उसकी ओर हिला रहा था। अर्जुन देव ने कुछ देर के लिए हिचकिचाया और बाई से कहा, आओ ऊपर चलते हैं। उन दोनों ने जहाज के धनुष को धक्का दिया और डेक पर कई काश्तकारों की चौंकाने वाली निगाहों से पहले अंडरवर्ल्ड रिवर युद्धपोत के धनुष पर पहुंच गए। इससे पहले रहेजा, उसने उसे क्या कहा? अगर मैंने गलत नहीं सुना तो वो अर्जुन देव थे ना? ये सच होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन अर्जुन देव होगा। वो बहुत लो प्रोफाइल है। सब खत्म हो गया है। मैंने वास्तव में व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन होने का नाटक करने के लिए पहले उसका मजाक उड़ाया था। मैंने खुद को बहुत शर्मिंदा किया है। नीचे के लोगों ने जब अर्जुन देव की पहचान सत्यापित की तो वे सभी जमकर चर्चा करने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय कृपाण मंडप का महान ब्लेड्समैन वास्तव में उनके सामने प्रकट होगा। जब साहिल रुद्र ने अर्जुन देव को अंडरवर्ल्ड रिवर वॉरशिप तक उड़ते देखा तो उनकी आंखों में निराशा की गहरी भावना चमक उठी। वो बुदबुदाया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण। मैं मूल रूप से आज रात एक कदम उठाने की योजना बना रहा था। इस बव्वा ने 3 गुप्त खजाने पहने हुए हैं। अगर मैं उस पर अपना हाथ रख सकता हूं तो मुझे निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलेगा। हालांकि जब तक वो कियानरेन द्वीप जाता है तब भी उसके पास एक मौका होगा। सवाना राजा का खजाना प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। व्यापारी जहाज धीरे धीरे और दूर चला गया। साहिल रुद्र ने अर्जुन देव की पीठ को घूर कर देखा। उसकी आंखों में लालच धीरे धीरे दूर हो गया। हा, सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, अब जब आप प्रसिद्ध हैं तो आपके कर्म मेरे महान टैंग राष्ट्र में फैल गए हैं। इस मोटे भाई को शायद भविष्य में आपका अनुसरण करना होगा। रहेजा ने अर्जुन देव के कंधे को थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन देव को लगा कि उनका कंधा डूब गया। उसे मन ही मन शर्म महसूस हुई। अब जब उसने ड्रैगन टेंडन टाइगर बोन की खेती कर ली थी तो बिना किसी ताकत का उपयोग किए भी वो 500 किलोग्राम से अधिक के झटके का सामना कर सकता था। हालांकि फैट्सो की हथेली की हड़ताल ने अभी भी उसे भारी महसूस कराया। ये कल्पना करना आसान था कि इस व्यक्ति ने कितना बल प्रयोग किया था। इतनी अतिशयोक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन देव मुस्कुराए, कुछ अवाक महसूस करते हुए। रहेजा ने हंसते हुए कहा, क्या मुझे अपने भाई की याद नहीं आ रही है? आर्य किंग, ऋतुराज लांबा और अन्य ग्रेट टैंग नेशन में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पिछली 5 नेशन यूथ प्रतियोगिता में इन सभी लोगों ने दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई किया था। अर्जुन देव ने पहले भी 5 नेशन यूथ प्रतियोगिता के बारे में सुना था। ये एक युवा प्रतियोगिता थी जो ग्रेट जिन नेशन में हर 3 साल में आयोजित की जाती थी। हालांकि ग्रेट जिन नेशन के बहुत कम लोगों ने पिछली कुछ 5 नेशन यूथ प्रतियोगिताओं में शीर्ष 100 में प्रवेश किया था। इसलिए ग्रेट जिन नेशन में प्रतियोगिता के बारे में बहुत कम खबरें थीं।
आखिरकार इस तरह के शर्मनाक परिणामों की घोषणा बड़ी धूमधाम से की जाती है। ये अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। ये सही है, ये सुंदरता कौन है? तुम उसे इस मोटे भगवान से क्यों नहीं मिलाते? जब उसने अर्जुन देव के पीछे बाई को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। बाई ने रहेजा की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। मैं तुम्हें जानती हूं, तुम रहेजा हो। रहेजा को लगा कि ये अजीब है, तुम मुझे कैसे जानते हो? मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। बाई आपसे पहले मिल चुकी हैं। पहली बार जब हम मिले थे तो आपने एक मूर्ति ली थी जो बड़े भाई अर्जुन देव ने आपको दी थी। बाई जारी रखना चाहती थीं, लेकिन अर्जुन देव ने जल्दी से उसे रोक दिया। अगर वो जारी रखतीं तो रहेजा का स्कैंडल पता चल जाता। जब रहेजा ने बाई की बातें सुनी तो उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय भाव चमक उठा। वो बुदबुदाया, भाई अर्जुन देव, ये हैं। मैं तुम्हें भविष्य में बताऊंगा। मैं इतने कम समय में सब कुछ नहीं समझा सकता। अर्जुन देव बाई के मामलों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। रहेजा ने उसके हाव भाव देखे और मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, मैं तुम्हें पहले किसी से मिलने के लिए लाऊंगा। मिस बाई, साथ आओ। जैसे ही रहेजा केबिन में चला गया और सबसे ऊपरी मंजिल तक चला गया, अर्जुन देव ने अवसर का लाभ उठाते हुए पूछा, इस जहाज और ब्लैक ड्रैगन ट्राइड के युद्धपोत के साथ क्या हो रहा है? रहेजा ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, हाल ही में चेंबर ऑफ कॉमर्स पश्चिम में कुछ समुद्री व्यापार मार्गों के लिए लड़ रहा है। हम प्रमुख मुद्दों पर ब्लैक ड्रैगन समूह के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। आओ पहले कुछ लड़ाइयां लड़ते हैं, अन्यथा कोई भी हार नहीं मानेगा। हालांकि जब से मैंने तुम्हें देखा है, आज लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में अलग अलग साधना क्षेत्रों के साथ समस्याओं के बारे में किसी का दृष्टिकोण अलग था। डेक पर किसान, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप और गोल्डन रॉक मर्चेंट एसोसिएशन की लड़ाई को लेकर बेहद घबराए हुए थे। उन्होंने तरह तरह की बातें कहीं। हालांकि जब ये शामिल व्यक्ति के मुंह से आया तो बारूद की गंध बिल्कुल भी नहीं आई। ये बच्चों के बीच की लड़ाई की तरह अतुलनीय रूप से आकस्मिक लग रहा था। कुछ और चीजें। मधुर जिथर म्यूजिक सबसे ऊपरी मंजिल से आई। जिथर म्यूजिक कानों को बहुत भाता था। ये साफ पानी के एक तालाब की तरह था जो कानों के पास छींटे मार रहा था, जो मधुर धुन को पूरा कर रहा था। इससे किसी को आराम और शांति महसूस हुई। अर्जुन देव को अंदाजा था कि फैट्सो उन्हें किससे मिलने के लिए लाना चाहते हैं। अर्जुन देव ने धक्का देकर सबसे ऊपरी मंजिल के दरवाजे खोले। वास्तव में जैसा कि अर्जुन देव की उम्मीद थी, ये सुंदर टॉप फ्लोर पर रजनी थी, जो शांत अभिव्यक्ति के साथ जिथर बजा रही थी। रजनी के बजाना समाप्त करने के बाद उसने अपना जिथर उठाया और चली गई। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, युवा मास्टर अर्जुन, बहुत समय हो गया है। वास्तव में ये एक लंबा समय था। जब से वे व्हाइट वाटर सिटी में अलग हुए थे, अर्जुन देव को रजनी को आखिरी बार देखे हुए 1 साल हो गया था। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मिस रजनी का जिथर संगीत अभी भी पहले की तरह ही सुखद है। ये सिर्फ एक खूबसूरत चीज है। मैंने यंग मास्टर अर्जुन के सामने खुद को शर्मिंदा किया है, रजनी ने धीरे से कहा। रहेजा समूह को कमरे में डाइनिंग टेबल पर ले गया। उन्होंने कुछ भोजन और शराब तैयार करने का निर्देश दिया। फिर वो शराब पीते हुए बातें करना शुरू कर दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद रजनी ने बाई की ओर देखा और ये पूछे बिना नहीं रह सकी, ये महिला कौन है? अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और कहा, ये मेरी छोटी बहन है, आप बस उसे बाई कह सकते हैं। भविष्य में जब वो अपने परिचित लोगों से मिले तो अर्जुन देव ने अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उन्हें इस तरह से पेश करने का इरादा किया। बाई ने शराब का एक घूंट लिया और खुशी से कहा, बाई बड़ी बहन रजनी को नमस्कार करती है। बाई को बड़ी बहन रजनी को जिथर बजाते हुए सुनना भी पसंद है। बाई मासूम और जीवंत थी। उसकी आवाज मधुर और प्यारी थी। जैसे ही उसने बात की, उसने रजनी को हंसा दिया। भविष्य में यदि आपके पास कोई विचार है तो बड़ी बहन आपको सिखा सकती है। रजनी बाई की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराई। बाई ने उत्साह से कहा, धन्यवाद बड़ी बहन। समूह ने लापरवाही से अपनी मुठभेड़ों के बारे में बात की। उसके बाद रजनी ने पूछा, युवा मास्टर अर्जुन, आप शायद सवाना राजा के खजाने के लिए ग्रीनविंड आइलैंड में आए थे, है ना? अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं बस अपनी किस्मत आजमा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरे पास कोई आकस्मिक मुठभेड़ है। उसके बाद क्या? रजनी पूछती रही। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और धीरे से मुस्कुराया। उसके बाद मैं खुद को संयमित करने के लिए विभिन्न देशों में वापस जाऊंगा। कुएं में मेंढक नहीं हो सकता। मुझे बाहर जाकर एक्सप्लोर करना है। अगर कोई अवसर मिलता है तो मैं पूरे देवलोक महाद्वीप की यात्रा करने और विभिन्न स्थानों की प्रतिभाओं और उत्कृष्ट प्रतिभाओं को देखने की उम्मीद करता हूं। अभी भी कुछ ऐसा था जो उसने अपने दिल में नहीं कहा था। वो था इन सभी प्रतिभाओं को एक एक करके हराना और शिखर के रास्ते पर कभी नहीं रुकना था। रजनी ने जब ये सुना तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कहा,
इस बार सवाना रजा के खजाने की खातिर विभिन्न देशों की कई युवा प्रतिभाएं ग्रीनविंड आइलैंड में आई हैं। वे द्वीप पर एक छोटी सी सभा आयोजित कर रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं बिचौलिया बन सकता हूं। अर्जुन देव की धड़कन रुक गई। महान किन राष्ट्र 4 महान राष्ट्रों में सबसे कमजोर था। देश में केवल 3 महान संप्रदाय थे। अन्य महान राष्ट्रों की तुलना में महान किन राष्ट्र बहुत हीन था। अर्जुन देव का बाहर आने का मकसद दुनिया को देखना था। रजनी के सुझाव ने उन्हें द्रवित कर दिया। हालांकि इससे पहले कि आप सहमत हों, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। ये सभी लोग अहंकारी और बेलगाम हैं। इनका स्वभाव बहुत ऊंचा होता है। शब्दों के टकराव से बचना मुश्किल है। रजनी ने अर्जुन देव को याद दिलाया जब उसने देखा कि वो लुभा रहा है। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। युवाओं के लिए अपनी क्षमताओं को दिखाने से बचना मुश्किल था। ये विशेष रूप से उच्च प्रतिभा वाले इन प्रतिभाओं के लिए था। उनमें से अधिकतर अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। जब से अर्जुन देव ने शुरुआत की है, उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। वो रजनी की बातों को पूरी तरह से समझता है। हालांकि अब वो अतीत का उतना अधीर युवक नहीं था। अब भी वो पहले की तरह ही तेज था। सिर्फ इतना था कि वो बहुत अधिक आरक्षित था। स्वर्गीय तलवार मंडप में उनके 1 साल ने उनकी मानसिक स्थिति को परिपक्व कर दिया था। अर्जुन देव की आंखों से रजनी बता सकती थी कि अर्जुन देव काफी परिपक्व हो चुके हैं। इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। साथ में मौजूद रहेजा ने गंभीरता से कहा, अर्जुन देव, अन्य 4 राष्ट्रों के संप्रदाय बहुत प्रतिस्पर्धी हैं। प्रतिस्पर्धा ग्रेट किन राष्ट्र की तुलना में बहुत मजबूत है। भले ही आपकी प्रतिभा एक ही है, लेकिन आप जिस माहौल में हैं वो अलग है। आपकी साधना एक अलग स्तर पर है। इस छोटी सी सभा में 5 लोग हैं जो आपसे कमजोर नहीं हैं। सभा के मेजबान जिन वू जी पिछली 4 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के शीर्ष 100 प्रतियोगियों में से एक है। अर्जुन देव समझ गए कि रहेजा का क्या मतलब है। वो उसे याद दिला रहा था कि लापरवाही ना बरतें, अन्यथा उसे एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल रहेजा को ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन देव पहले से ही जानते थे कि दुनिया बहुत बड़ी है। खासकर इस युग में जितने जानवर थे उतने ही जीनियस थे। स्वर्गीय कृपाण मंडप में लड़ाई ने अर्जुन देव के आत्मविश्वास को मजबूत कर दिया था, जिससे वो और तेज हो गए थे। हालांकि वो कभी भी इस हद तक अहंकारी नहीं था कि वो अपराजित था और दुनिया के नायकों को हेय दृष्टि से देखता था। भोजन के बाद तीनों के मजबूत अनुरोध के तहत रजनी ने भीड़ के लिए कुछ और धुनें बजाई। रजनी की धुनें अलौकिक और जीवंत थीं। कोई भी उन्हें सुनते नहीं थकता है। वे धुनों की स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। कभी हरे पहाड़ की चोटी हो, कभी बहते पानी से छोटा पुल हो, कभी ठंडी हवा हो, तो कभी उच्च आकांक्षाओं वाली शक्तिशाली सेना हो। विभिन्न राज्य बिना किसी कठोरता के स्वाभाविक रूप से और सुचारू रूप से बदल गए। रजनी के कुछ धुनें बजाने के बाद सुंदर धुनें अभी भी सभी के कानों में टिकी रहीं, जो काफी देर तक बनी रहीं। जब बाई ने यह सुना तो वो तुरंत रजनी को परेशान करने लगी। वो चाहती थी कि वो उसे जिथर बजाना सिखाए। रजनी बाई को बहुत पसंद थी, इसलिए उसने तुरंत व्यक्त किया कि वो उसे एक शिष्य के रूप में लेना चाहती है। लिटिल वाइट रजनी को मास्टर कहकर बुलाती रहती थी, जिससे रजनी समय समय पर खिलखिलाती रहती थी। रहेजा ने अर्जुन देव को सबसे ऊपरी मंजिल की बालकनी में खींच लिया। जैसे ही समुद्री हवा चली, उन्होंने स्पिरिट स्टोन्स का एक बैग निकाला और अर्जुन देव को सौंप दिया। उन्होंने कहा, 1000 औसत दर्जे के स्पिरिट स्टोन्स। इसे दूसरी बार इस मोटे भगवान को बचाने के लिए मुआवजा माने। अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें चढ़ा लीं। उन्होंने अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रकट की। फैट्सो कब से इतना उदार हो गया? मैं उदास महसूस करता हूं। बूढ़े भाई अर्जुन देव, क्या आप ऐसा भाव नहीं दिखा सकते? क्या मैं इतने छोटे व्यक्ति की तरह दिखता हूं? ये सिर्फ 1000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है, रहेजा ने कहा, बेहद अवाक महसूस करते हुए। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, ये मत कहो कि मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूं। तुम पहले स्थान पर हो। हालांकि मुझे अभी भी ये स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। हालांकि फैट्सो ने इसे बहुत उदारता से कहा। जब उसने स्पिरिट स्टोन्स सौंपे तो उसके चेहरे पर चर्बी मदद नहीं कर सकी, बल्कि कुछ बार हिल गई, जिससे उसके दिल में दर्द प्रकट हुआ। अर्जुन देव ने धीरे से मुस्कुराते हुए स्पिरिट स्टोन्स को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, इस रजनी की पहचान क्या है? वो बहुत सक्षम लगती है। वो 4 देशों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं की इस सभा में लोगों को आकस्मिक रूप से आमंत्रित कर सकती है। रहेजा के कहने के मुताबिक इस सभा का स्तर कम नहीं था। इसके अलावा मेजबान पिछले 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के टॉप 100 प्रतिभागियों में से एक था। अगर कोई साधारण व्यक्ति इतनी छोटी सभा में शामिल होना चाहता है तो वो एक निश्चित हैसियत और पहचान के बिना ऐसा नहीं कर पाता।
जैसे ही समुद्री हवा चली, रहेजा धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बताने में कोई बुराई नहीं है। उसकी असली पहचान हेवनली क्राफ्ट मैनर के यंग मैनर लॉर्ड है। वो सतह पर उत्तराधिकारी हैं। स्वर्गीय शिल्प मनोर के युवा मानभर भगवान। कोई आश्चर्य नहीं, साहिल रुद्र ने एक बार कहा था कि महाद्वीप में स्वर्गीय शिल्प मनोर का प्रभाव 3 महान संप्रदायों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। यंग मैनर लॉर्ड की पहचान के साथ उसके लिए विभिन्न देशों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं से जानना आसान हो जाएगा। रहेजा मुस्कुराई और बोली, ज्यादा मत सोचो, बस अपनी तैयारी करो। युद्धपोत व्यापारिक जहाज से 2 गुना तेज है। हम 3 दिन में ग्रीन विंड आइलैंड पहुंच जाएंगे। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। समुद्र शांत और शांतिपूर्ण था। कुछ कारणों से शर्मा कबीले का युद्धपोत ग्रीन विंड आइलैंड के पोर्ट पर नहीं उतर सका। चारों ने एक छोटी नाव ली और ग्रीन विंड आइलैंड के पोर्ट की ओर चल पड़े। ग्रीन विंड आइलैंड का पोर्ट किसी भी पोर्ट से ज्यादा जीवंत था। विभिन्न देशों के बड़े व्यापारिक जहाज इस क्षेत्र को भर रहे थे। जिस छोटी नाव पर चारों सवार थे, वो एक विशाल मूर्ति के माध्यम से यात्रा कर रही थी। वो बहुत महत्वहीन थी। तट पर पहुंचने के बाद रजनी ने कहा, सभा दोपहर में शुरू होनी चाहिए। चलो जल्दी से शहर में प्रवेश करते हैं और समय बर्बाद नहीं करते हैं। रजनी और साहिल वर्मा की हैरान निगाहों से पहले अर्जुन देव की आंखों से एक चांदी का युद्धपोत निकला। उसने धीरे से कहा, अगर हम जल्दी में हैं तो मेरे इस गुप्त त्रिभाजा का उपयोग करो। अर्जुन देव की इच्छा के अनुसार चांदी के युद्धपोत का विस्तार हुआ। फिर ये एक 100 ध्वनि के साथ आकाश में उड़ गया। बादलों के माध्यम से तेजी से उड़ गया। फैट्सो युद्धपोत के धनुष पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, अरे अर्जुन देव, इस युद्धपोत पर उड़ने वाली संरचनाएं वास्तव में बरकरार हैं। हम स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग किए बिना उड़ सकते हैं। क्या आप इस गुप्त खजाने को बेच रहे हैं? मैं इसे खरीदूंगा, चाहे इसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, इसके बारे में सोचो भी मत। अगर मैं आपको दे भी दूं तो भी आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस गुप्त खजाने को नियंत्रित करने के लिए आपको संबंधित विधि की आवश्यकता है। अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत को पूरी तरह से नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की थी, जब उन्होंने उसमें प्राचीन आध्यात्मिक भावना को नष्ट कर दिया था। उसे ठीक करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की थी। वो इसे दूसरों को कैसे बेच सकता है? जल्द ही अर्जुन देव की दृष्टि में शीहे शहर के 2 गुने आकार के शहर का सिलवट दिखाई दिया। अर्जुन देव धीमा हो गया और धीरे धीरे शहर के बाहर उतर गया। केवल 1 घंटा ही बीता था। दोपहर होने में अभी कुछ समय बाकी था। रजनी के नेतृत्व में समूह ने शहर में प्रवेश किया और तुरंत शहर के सबसे हलचल वाले रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक वेटर ने चित्र की तुलना की। वो तुरंत रजनी के सामने आया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस रजनी है ना? यंग मास्टर शर्मा ने पहले ही 4थी मंजिल आरक्षित कर ली है। वो लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है। कृपया मेरे साथ चलें। रेस्टोरेंट का इंटीरियर बहुत विशाल था। ये 200 वर्ग मीटर से अधिक था। हालांकि पहली मंजिल का हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ये बहुत हलचल वाला था। दूसरी और तीसरी मंजिल भी लोगों से भरी हुई थी। मेजों पर व्यवहारिक रूप से कोई खाली टेबल नहीं थी। पूरा हॉल हर तरह की चीख पुकारों और चर्चाओं से भर गया था। तीसरी मंजिल पर पहुंचने पर स्थिति और बेहतर हो गई। तीसरी मंजिल निजी कमरों और मंडपों से भरी हुई थी। जो लोग यहां आ सकते थे वे साधारण लोग नहीं थे। हालांकि व्यावहारिक रूप से कोई खाली कमरे नहीं थे। सवाना राजा के खजाने ने वास्तव में इतने सारे काश्तकारों को आकर्षित किया, ये काफी आश्चर्यजनक है। जिस व्यक्ति ने ये सब शुरू किया, मोटा बेशर्मी से हंसा। रास्ते में आगे बढ़ रहा वेटर भी हंसा। वास्तव में ये सब उस शापित फैट्सो के लिए धन्यवाद है, जिसने खजाने का नक्शा बेचा था। इस मोटे से अब हर कोई नफरत करता है। हालांकि हमारे रेस्टोरेंट को उन्हें धन्यवाद देना होगा। पिछले महीने से हमारा व्यवसाय फल फूल रहा है। ये सुनकर अर्जुन देव और रजनी दोनों धीरे से हंस पड़े। फैट्सो की अभिव्यक्ति तुरंत विवादित हो गई। उसकी मुस्कान पूरी तरह से जम गई। ये देखकर के धवन शर्मा के हाव भाव सही नहीं थे। वेटर ने झट से कहा, सर, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस शाबित फैट्सो के बारे में बात कर रहा हूं जिसने खजाने का नक्शा बेचा था। आपको मोटा नहीं कहा जा सकता। आप पूरी तरह से महान और प्रतिष्ठित हैं। वो शापित फैट्सो आपकी तुलना नहीं कर सकता। जब उसने ये सुना तो आरक्षित रजनी भी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। आप पहले नीचे जा सकते हैं, हम खुद ऊपर जाएंगे। इस डर से कि मोटा आदमी अपने गुस्से को दबा नहीं पाएगा, रजनी ने जल्दी से वेटर को भेज दिया, जो कुछ और कहने वाला था। राहेजा को बहुत उदास महसूस हुआ। हालांकि वेटर पहले ही बहुत दूर जा चुका था। इसके अलावा वेटर ने केवल कुछ अच्छा कहा था। अगर वो गुस्सा करना चाहता भी था तो भी उसे कोई कारण नहीं मिल रहा था। इस तरह की विवादित और उदास अभिव्यक्ति हर बार जब कोई इसे देखता है, कोई भी खुद को हंसने से नहीं रोक सकता था।
उनमें से कुछ लोग चौथी मंजिल पर गए। तीसरी मंजिल की तुलना में ये मंजिल बहुत शांत थी, कोई शोर नहीं था। बड़ी जगह के बीच में सभी टेबल साफ कर दिए गए, जिससे एक बड़ी खाली जगह बन गई। रेस्टोरेंट की दीवारों के सामने कई टेबल रखे गए थे। विभिन्न देशों के किसान मेजों पर बैठकर मार्शल कल्टीवेशन के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा तो करीब 100 लोग नजर आए। अधिकतर निम्न श्रेणी के मार्शल किंग थे। हालांकि उनमें से कुछ लोग मार्शल किंग नहीं बने थे, लेकिन उनकी आभा बहुत मजबूत थी। ये युवा पहले से ही शिखर निम्न श्रेणी के मार्शल किंग था। ऐसा करने वाले 100 लोगों में वो अकेले थे। एक मार्शल किंग की ताकत में एक ग्रेड की वृद्धि एक मार्शल संत की तुलना में भी अधिक स्पष्ट थी। एक उच्च स्तरीय मार्शल तकनीक या एक मजबूत राज्य के बिना उच्च स्तरीय क्षेत्र के प्रतिद्वंदी को चुनौती देना बहुत मुश्किल था। यदि अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया है तो ये व्यक्ति वही होना चाहिए जिसका उल्लेख रहेजा ने किया था। वो पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के शीर्ष 100 प्रतियोगियों में से एक थे, जितेंद्र शर्मा। जैसे ही अर्जुन देव ने भीड़ को आकार दिया, अनगिनत निगाहें अर्जुन देव पर भी पड़ी। हालांकि जब उन्होंने देखा कि वो केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत था, तो उनकी आंखों में तिरस्कार चमक उठा। अर्जुन देव की आंखों में तिरस्कार चमक उठा और उन्होंने जल्दी से अपनी निगाहें हटा लीं। हालांकि उसकी नज़र जियोबाई पर बहुत देर तक टिकी रही। उनमें से कुछ ने अपनी स्वामित्व वाली निगाहों को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई। मैंने सोचा था कि मिस रजनी नहीं आ रही होंगी। भाई शर्मा भी यहाँ हैं। आपके पीछे ये दोनों कौन हैं? जब जितेंद्र शर्मा ने रजनी और अन्य लोगों को आते देखा तो वे तुरंत खड़े हो गए और चले गए। रजनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये ग्रेट किन नेशन के मेरे 2 दोस्त हैं। मैं यंग मास्टर शर्मा को पहले से सूचित नहीं करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जितेंद्र शर्मा ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? मिस रजनी के दोस्त भी मेरे दोस्त हैं। कृपया बैठ जाइए। बाद में जब कोई अन्य व्यक्ति आएगा तो सभा आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। रजनी ने हॉल के चारों ओर देखा और संदेह से पूछा, अभी तक और कौन नहीं है? जितेंद्र शर्मा ने रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे पहले गुप्त रखते हैं। जब वो आएगी तो हमें पता चल जाएगा। वो एक प्रमुख किरदार है। हालांकि वो बस पास से गुजर रही थी। भाई शर्मा, हमें अनुमान मत लगाओ, हमें बताओ। वास्तव में भाई शर्मा के साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए वास्तव में ये प्रमुख किरदार है कौन? हमें इसके बारे में बताओ। जितेंद्र शर्मा महान चू राष्ट्र के स्वर्गीय तलवार द्वार के पहले शिष्य थे। स्वर्गीय तलवार द्वार में कुछ सर्वोच्च बुजुर्ग थे जो मार्शल ऋषि थे। पूरे महाद्वीप में स्वर्गीय तलवार द्वार एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था। इसके अलावा इसे काफी ऊंचा स्थान दिया गया था। जितेंद्र शर्मा का रुतबा पहले से ही बहुत ऊंचा था, अन्यथा उसके पास ऐसी प्रतिष्ठा नहीं होती जो विभिन्न राष्ट्रों की इतनी सारी प्रतिभाओं को इकट्ठा करने में सक्षम होती। यहां तक कि जितेंद्र शर्मा को भी इस व्यक्ति के प्रति कुछ सम्मान दिखाना पड़ता। ये कल्पना करना आसान था कि ये व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति था। ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक प्रमुख किरदार था। इससे सभी की जिज्ञासा बढ़ गई। बस इसी समय एक मजबूत आभा अचानक रेस्टोरेंट की दिशा में बढ़ गई। हर कोई चौंक गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। जितेंद्र शर्मा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने धीरे से कहा, वो यहाँ है। चौथी मंजिल पर एक खिड़की से एक फुर्तीली आकृति तैर रही थी। ये एक सुडौल आकृति और सुबह के सूरज की तरह मुस्कान वाली एक सुंदर महिला थी। उसने हरे रंग का बागा पहना हुआ था और खिड़की से उड़ गई। नीले वस्त्र पहने लड़की के उतरने के बाद उसने अपनी मजबूत आभा वापस ले ली। उसके चेहरे पर क्षमा याचनी मुस्कान थी। उसने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, चंचल सभी से माफी मांगती है। कुछ हो गया इसलिए मुझे देर हो गई। अप्रत्याशित रूप से ये चंचल था। जब चौथी मंजिल पर सभी ने ये सुना तो उन्होंने आश्चर्यजनक भाव प्रकट किए। ये वास्तव में एक प्रमुख किरदार था। पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में चंचल शीर्ष 50 प्रतियोगियों में से एक थे, 36वें स्थान पर। शीर्ष 100 से शीर्ष 50 में जाना एक बाधा थी। शीर्ष 50 से शीर्ष 10 में जाना एक और बाधा थी। हर बाधा वर्ग कौशल में गुणात्मक अंतर का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे खास बात यह थी कि पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में चंचल की उम्र महज 16 वर्ष थी। 16 वर्ष की उम्र में वो पहले ही एक अवर ग्रेड मार्शल किंग था। इसके अलावा वो शीर्ष 50 में जगह बनाने में सफल रहे। ऐसी प्रतिभा और ताकत के साथ उन्हें मॉन्स्ट्रस प्रतिभा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम स्काई संप्रदाय, जिससे जितेंद्र शर्मा संबंधित थे, महान जिन राष्ट्र के 10 महान संप्रदायों में से एक था। महाद्वीप के प्रथम श्रेणी के संप्रदायों में सुप्रीम स्काई संप्रदाय एक सच्ची शिखर शक्ति थी। संप्रदाय में 10 से अधिक मार्शल ऋषि सुप्रीम एल्डर थे। इस तरह की भयानक प्रतिभा, प्रथम श्रेणी के संप्रदाय का पोषण और महान जिन राष्ट्र की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ चंचल का भविष्य निकट था। वो एक उभरते सितारे की तरह थी। जितेंद्र शर्मा ने जब चंचल को आते देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें लगा था कि वो नहीं आएगी। वो मुस्कुराया और बोला, मिस चंचल, अभी दोपहर नहीं हुई है, आपको देर नहीं हुई है, हम अभी जल्दी हैं।
वास्तव में मिस चंचल, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ लंबे समय से नहीं है। जब चंचल पहुंची तो वो तुरंत सबका ध्यान का केंद्र बन गई। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे देर हो चुकी है। जितेंद्र शर्मा ने चंचल को बीच में एक टेबल पर आमंत्रित किया। चंचल के बैठने के बाद वो खड़ा हुआ और धीरे से कहा, मेरा मानना है कि हर कोई इस बार सवाना राजा द्वारा छोड़े गए खजाने के लिए ग्रीनविंड आइलैंड में आया था। मैं इस सभा में शामिल होने के लिए सभी की उदारता का ऋणी हूं। उन्होंने कहा, इस सभा के 2 उद्देश्य हैं। एक है खजाने की लड़ाई के दौरान जीवन या मृत्यु की स्थिति से बचना। ये सभी को पहले एक दूसरे से परिचित होने देना है। समय आने पर हर कोई अपनी क्षमताओं के आधार पर वह प्राप्त करेगा जिसकी उसे आवश्यकता है। हम एक सज्जन सहमति बनाएंगे कि हम चुपके से हमले या चुपके से हमले जैसी घृणित चीजें बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, आमतौर पर हर कोई अलग अलग देशों के अलग अलग संप्रदायों से होता है। आमतौर पर एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज सभी को इस अवसर का लाभ उठाकर एक दूसरे के साथ संकेतों का आदान प्रदान करना चाहिए और एक साथ सुधार करना चाहिए। जो हमें चाहिए उसे प्राप्त करना चाहिए। यह इस सभा का दूसरा उद्देश्य है। अर्जुन देव को लगा कि यह पहला उद्देश्य बहुत यथार्थवादी नहीं था। आने वालों का तो जिक्र ही नहीं है, कई एक्सपर्ट ऐसे भी थे जिन्होंने इस महफिल में हिस्सा नहीं लिया। यहां तक कि यहां सभी ने एक सज्जन की सहमति की। तो भी अर्जुन देव को विश्वास नहीं था कि असली खजाने के प्रकट होने पर किसी को भी एक सज्जन के समझौते की परवाह नहीं होगी। हालांकि उनका मानना था कि हर कोई अभी भी सतह पर एक शो तो करेगा। दूसरों के सामने एक बात अलग थी। उन्होंने कहा, मैं मोहन वर्मा भाई शर्मा के सुझाव का समर्थन करता हूं। मैं पहले एक सज्जन समझौता कर सकता हूं। अगर यहां किसी को पहले खजाना मिल जाए तो मैं मोहन वर्मा गारंटी देता हूं कि मैं चुपके से हमला नहीं करूंगा। अपनी पीठ पर एक बड़ा कृपाण लिए हुए एक मोटे किसान ने पहले कहा। उन्होंने कहा, मैं मोहन वर्मा भी भाई शर्मा के सुझाव का समर्थन करता हूं। मैं एक सज्जन समझौता करने को तैयार हूं। मैं ली यू भी भाई शर्मा के सुझाव का समर्थन करता हूं। मैं एक सज्जन समझौता करने को तैयार हूं। जैसा कि अर्जुन देव को उम्मीद थी, चौथी मंजिल पर बैठे सभी किसानों ने जितेंद्र शर्मा के सुझाव का समर्थन किया। जल्द ही सभी ने अपना रुख व्यक्त कर दिया। अर्जुन देव की मेज पर केवल 4 लोग ही बचे थे। सबकी निगाहें अर्जुन देव पर टिकी थीं। रहेजा और रजनी को विशेष दर्जा प्राप्त था। उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। बाई की आभा के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वो अभी-अभी मार्शल सेंट के लिए आगे बढ़ा है। उनकी कमजोर ताकत को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। जिस पर उन्हें वास्तव में ध्यान देने की जरूरत थी वो अर्जुन देव थे। वो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट थे और उनकी आभा मजबूत थी। उसके लिए कियान रेन द्वीप की कमजोर लहरों को तोड़ना पर्याप्त था। काफी देर तक चुप्पी साधने के बाद भी अर्जुन देव कुछ नहीं बोले। वो इतना पाखंडी नहीं हो सकता, बस उसे अनदेखा करें। ग्रेट किन नेशन में कोई एक्सपर्ट नहीं है। वो सिर्फ एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट है। फिर भी वो मस्ती में शामिल होने के लिए यहाँ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक सज्जन का समझौता करता है या नहीं। यह सही है। मुझे लगता है कि उसके पास विशाल लहरों को तोड़ने की क्षमता भी नहीं है। वो कियान रेन द्वीप तक नहीं पहुंच सकता। सज्जनों का समझौता करने का क्या मतलब है? हालांकि शायद वो आत्मजागरूक है और जानता है कि वो कमजोर है, इसलिए उन्हें बोलने में शर्म आती है। ये देखकर कि अर्जुन देव नहीं बोलते हैं तो कुछ कृषकों ने उन्हें आंखों में किरकिर पाई थी। सभी ने उनका मजाक उड़ाया। अगर रजनी को चेहरा न दिया जाता तो वे और भी बुरी बातें कह देते। देवलोक महाद्वीप की यही वास्तविकता थी। मजबूत ताकत के बिना कोई भी कहीं भी जाए वह दूसरों का सम्मान हासिल नहीं करेगा। अर्जुन देव के भाव नहीं बदले। उसने इन शब्दों की परवाह नहीं की। उसने अपने चंद्र छाया कृपाण को कसकर पकड़ लिया और रहेजा और रजनी को रोक दिया जो उसके लिए बोलना चाहते थे। खंडन करने का सबसे अच्छा तरीका था कि इसे साबित करने के लिए अपने हाथ में कृपाण का उपयोग करें। किसी के शब्द कितने भी जोरदार क्यों न हो, यह कृपाण का उपयोग करने जितना सीधा नहीं होगा। जितेंद्र शर्मा इस बात से नाराज थे कि अर्जुन देव ने जेंटलमैन एग्रीमेंट नहीं किया। इतने सारे लोग पहले ही सहमत हो गए थे, लेकिन आप ग्रेट किन नेशन के एक एक्सपर्ट हैं, आपने ऐसा नहीं किया। इससे साफ था कि अर्जुन देव जितेंद्र शर्मा को कोई चेहरा नहीं दे रहे थे। हालांकि दूसरा पक्ष रजनी का दोस्त था। जितेंद्र शर्मा के लिए बहुत स्पष्ट होना अच्छा नहीं था। जितेंद्र शर्मा के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा, चूंकि सभी ने एक जेंटलमैन समझौता कर लिया है तो अब और समय बर्बाद नहीं करते हैं। आइए एक्सचेंज शुरू करते हैं। जब जरूरत हो तो सभी को रुकना चाहिए। हम एक एक करके प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके बाद अन्य लोग अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। इस तरह हर कोई कुछ समझ हासिल कर पाएगा। जितेंद्र शर्मा के बोलने के तुरंत बाद 2 लोग तुरंत फर्श पर खाली जगह पर चले गए। खाली जगह जहां मेज हटाई गई थी बहुत बड़ी थी। यदि यह सिर्फ एक साधारण विनिमय था तो यह पर्याप्त समय से अधिक था। आप दोनों जरूरत पड़ने पर रुकना याद रखें, सद्भाव को नुकसान ना पहुंचाएं।
जितेंद्र शर्मा होस्ट थे और आधा रेफरी भी थे। जब उन्होंने लोगों को संकेतों का आदान प्रदान करते देखा तो उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि सद्भाव को नुकसान ना पहुंचाएं। भाई शर्मा, चिंता मत करो, मैं मोहन वर्मा अपनी सीमाएं जानते हैं। मैं निश्चित रूप से भाई झो को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। भाई शर्मा, चिंता मत करो, मैं अपनी ताकत का अधिकतम 50% ही उपयोग करूंगा। जो दो लोग बाहर आए उनके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी। उनके स्वर शांत थे, लेकिन उनके शब्द बहुत शत्रुतापूर्ण थे। वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, रास्ता नहीं दे रहे थे। जितेंद्र शर्मा ने थोड़ा भौंई सिकोड़ ली और फिर चंचल के पास बैठ गए। उन्होंने कहा, चलो शुरू करते हैं। बूम! उनके बोलने की ठीक बाद उन दोनों ने हमला कर दिया। उनकी मुट्ठियां और पैर हवा में टकरा गए। परिणामी शॉक वेव तितर बितर हो गई और दोनों को 10 मीटर पीछे धकेल दिया गया। एक क्षण बाद वे तेजी से आगे बढ़े और जमकर लड़ाई करने लगे। उनमें से एक के शरीर के चारों ओर एक उग्र लाल स्तंभ बह रहा था, जबकि दूसरे के चारों ओर एक निराकार पवन ऊर्जा बह रही थी। उन दोनों में से एक ने आग की अवधारणा को समझ लिया था, जबकि दूसरे ने हवा की अवधारणा को समझ लिया था। इसके अलावा मंच पर स्थिति को देखते हुए उन दोनों की उच्च उपलब्धियां थीं। 100 से अधिक घूंसे और किक का आदान प्रदान करने के बाद उन दोनों का समान रूप से मिलान किया गया। वे दोनों पीछे हट गए और इस बार वे आखिरकार गंभीर हो गए। मोहन वर्मा ने अपनी पीठ पर बड़ी कृपाण निकाली। कृपाण 3 इंच चौड़ी और 6 फीट लंबी थी। ये एक भयंकर और मोटी कृपाण थी। एक विचार के साथ कृपाण का शरीर तुरंत एक उग्र लाल लौ में ढक गया। जेडी उपनाम वाले किसान ने अपनी हथेलियां फ्लिप कीं और अपनी स्थानिक अंगूठी से 2 तलवारें निकालीं। उसने उन्हें अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। अप्रत्याशित रूप से वो शायद ही कभी देखी जाने वाली दोहरी तलवार शैली का उपयोग कर रहा था। तलवार 1.5 फीट लंबी और 2 उंगली चौड़ी थी। इसका ब्लेड पूरी तरह से बर्फ सफेद था और ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहा था। समय समय पर ब्लेड से छोटे छोटे भवंडर बह रहे थे। बैंग बैंग बैंग! वे दोनों क्रूरता से दहाड़ने लगे और एक दूसरे पर हमला करने लगे। जेडी उपनाम वाले कृषक ने मोहन वर्मा को घेरने के लिए हवा की स्थिति के विशेष गति लाभ का उपयोग किया। 2 तलवारें चारों ओर नाचने लगीं। तलवार की छवियां चारों ओर उड़ती थीं, जिससे एक प्रकाश पर्दा बन जाता था जो मोहन वर्मा को घेर लेता था। जेडी उपनाम वाला कृषक बहुत तेज था। दोहरी तलवार शैली के लाभ के अलावा मोहन वर्मा को इस हद तक दबा दिया गया था कि वो केवल कभी कभी ही पलटवार कर सकते थे। हालांकि मोहन वर्मा ज्यादा हमला नहीं करते थे और अपना अधिकांश समय चकमा देने में बिताते थे। हर बार जब ऐसा लगता था कि वो हारने वाले हैं, वो एक चाल चला जाता था और अपने प्रतिद्वंदी द्वारा तैयार की गई हत्या की चाल को नष्ट कर देता था। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। जैसे बसे से दिखने से जेडी उपनाम वाले कृषक को एक बड़ा फायदा था। ये इसलिए था क्योंकि मोहन वर्मा उनकी गति के साथ तालमेल नहीं बना पा रहे थे। राहेजा ने पक्ष से परिचय दिया। इन दोनों लोगों ने पिछली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता के दूसरे दौर में प्रवेश किया था। कृपाण वाले को मोहन वर्मा कहा जाता है और 2 तलवारें वाले को रोहन जावेरी कहा जाता है। अपने अपने देशों में उन्हें टॉप नॉच के विशेषज्ञ माना जा सकता है। वे अब अवर ग्रेड मार्शल किंग्स हैं। ग्रेट किन नेशन में उनकी प्रतिभा ऋतुराज लांबा और अन्य लोगों के समान होनी चाहिए। हालांकि उनके देश में प्रतिस्पर्धा ग्रेट किन नेशन की तुलना में अधिक तीव्र है। इस प्रकार वे ऋतुराज लांबा से अधिक मजबूत हैं। अर्जुन देव ने राहेजा की राय से सहमति जताई। इन दोनों लोगों ने अपनी अवस्थाओं को महान पूर्णता तक समझ लिया था। वे अभी भी उपभोग से बहुत दूर थे। हालांकि उनके लिए अपनी वर्तमान साधना के साथ इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? राहेजा ने उन दोनों को लड़ते हुए पूछा। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और कहा, मोहन वर्मा। आग की स्थिति के बारे में उसकी समझ गहरी है। इसमें उसका अपना कुछ पहले से ही है। हर बार जब वो एक चाल चलता है, वो तुरंत उस लाभ को बिखेर देता है जो उसके प्रतिद्वंदी ने अनगिनत चालों में जमा किया है। उन्होंने कहा, जहां तक रोहन जावेरी का सवाल है, उन्होंने केवल हवा की अवधारणा की गति का उपयोग किया है। उनकी कोई व्यक्तिगत समझ नहीं है। मुझे लगता है कि अवधारणा की उनकी समझ एक महान शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित की गई होने की बहुत संभावना है, न कि कुछ ऐसा जिसे उन्होंने खुद समझा हो। हवा की स्थिति केवल गति के बारे में नहीं थी। अर्जुन देव को ये बात उस समय समझ में आ गई थी जब उन्होंने मुरोंग चोंग से लड़ाई की थी। जितेंद्र शर्मा के बगल में मौजूद चंचल ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में एक अजीब सी झलक देखने को मिली। उसने अर्जुन देव की ओर संदेह की दृष्टि से देखा। जहां तक वो जानता था, रोहन जावेरी की स्थिति वास्तव में उसके गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित की गई थी। आप सिर्फ एक महत्वहीन सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत हैं। आप मार्शल किंग्स के बीच लड़ाई पर टिप्पणी करने के लिए कब से योग्य हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि रोहन जावेरी हारने वाले हैं? अगर तुम नहीं समझते हो तो बकवास मत करो, अपनी जीभ मत काटो।
जब रोहन जावेरी के साथ अच्छे संबंध रखने वाले एक किसान ने अर्जुन देव को ये कहते हुए सुना कि रोहन जावेरी हारने जा रहा है, तो उसने तुरंत जोर से जवाब दिया। बगल में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ये सही है, रोहन जावेरी मोहन वर्मा को दबा रहे हैं। यहाँ तक कि जवाबी कार्यवाही करने की उसकी क्षमता सीमित है, उसे कैसे हराया जा सकता है। युवा मास्टर शर्मा ने आपको इस सभा में आमंत्रित नहीं किया था। यदि आप बिन बुलाए आते हैं तो बकवास मत करो, बस ध्यान से देखो। बोलने से पहले जब तक आप मार्शल किंग ना हो जाएं तब तक प्रतीक्षा करें। रहेजा सकपका गया। जैसे ही वो उन्हें डांटने ही वाला था, लल्लन देव ने उसे रोका और उदासीनता से कहा, रोहन जावेरी 3 चालों में हार जाएगा। वे जो कहते हैं उससे परेशान ना हो। वे सिर्फ जोकरों का एक समूह थे। अर्जुन देव उनसे परेशान नहीं हो सकते। जब सच्चाई सामने आती थी तो वो उनके चेहरे पर थप्पड़ मारता था। अज्ञानी, मोहन वर्मा 3 चालों में कैसे जीत सकते हैं? उन्होंने कहा, रोहन जावेरी मोहन वर्मा को दबा रहे हैं। उसके लिए जवाबी कार्यवाही करना मुश्किल है। उसे कैसे हराया जा सकता है? इसके अलावा वो 3 चालों में हार जाता है। अज्ञानी बव्वा, वो केवल बकवास करना जानता है। ये व्यक्ति शायद महान किन राष्ट्र में बहुत लंबे समय तक रहा है। वो नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है या पृथ्वी कितनी गहरी है। क्या वो वास्तव में सोचता है कि ग्रेट किन राष्ट्र छोड़ने के बाद वो अभी भी पहले की तरह एक उत्कृष्ट प्रतिभा हो सकता है? महान किन राष्ट्र 5 देशों में सबसे कमजोर है, ये सोचने के लिए कि वो यहां अपनी राय व्यक्त करने में शर्मिंदा नहीं है। अखाड़े में लड़ाई जारी रही। बाहर की चर्चाओं से कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं हुआ। यदि इस साधना क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ पर्यावरण से इतनी आसानी से प्रभावित हो सकता है तो उसे जीनियस नहीं कहा जा सकता। रोहन जावेरी ने अपनी 2 तलवारें हांग हॉन्ग की आवाज के साथ लहराईं। तलवार की हवाएं चलीं और तेज हवा चली। उन्होंने मोहन वर्मा को एक बार फिर दबा दिया और उनकी आभा लगातार बढ़ती गई। मोहन वर्मा की आभा जब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी तो रोहन जावेरी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी 2 तलवारों को एक साथ रखा, लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक हत्या की चाल को अंजाम देने की तैयारी की। डैंग! हालांकि ठीक इसी समय मोहन वर्मा ने अचानक अपना कदम उठाया। एक बार फिर जब रोहन जावेरी की आभा अपने चरम पर थी तो उसने रोहन जावेरी की हत्या की चाल को पीछे ढकेलने के लिए एक उठती साबर की उपास की। ये पहले से ही तीसरी बार था। मोहन वर्मा ने रोहन जावेरी की हत्या की चाल को 3 बार पहले ही तोड़ दिया था। इसके अलावा हर बार जब मोहन वर्मा की आभा अपने चरम पर पहुंचती थी तो वो वापस नीचे की ओर गिर जाती थी। अखाड़े में मौजूद जितेंद्र शर्मा और चंचल ने एक ही समय में सिर हिलाया। जैसा कि कहा जाता है, चीजें 3 बार से ज्यादा नहीं होती। अगर रोहन जावेरी 3 बार के बाद सफल नहीं होते तो उनके पास जीत का कोई मौका नहीं था। रोहन जावेरी हारने वाले थे। लानत है, उसने वास्तव में इसे फिर से तोड़ दिया। रोहन जावेरी के दिल में जलन महसूस हो रही थी। हालांकि उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की। मोहन वर्मा अपनी गति को पकड़ नहीं सकते थे। वो अभी भी अपनी आभा को फिर से जमा कर सकता था। बूम! जैसे ही रोहन जावेरी फिर से इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे थे, मोहन वर्मा अचानक पागलों से हंसे। भाई झऊ, मुझे मत बताओ कि आपके पास अभी भी एक मौका है। उठो! मोहन वर्मा जिस आभा को दबा रहे थे वो अचानक फूट पड़ी। उसके पैरों के नीचे से आग का एक लड़ा उठा। एक क्रूर बहमांड उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ, अपने पंजे लहरा रहा था और दहा रहा था। जब क्रूर बहमांड दहाड़ने लगा तो मोहन वर्मा की आग की स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई। इसने रोहन जावेरी को पूरी तरह से दबा दिया, जिसकी आभा नीचे तक गिर गई थी। आग की स्थिति से हवा की स्थिति जल्दी से दब गई। जल्द ही रोहन जावेरी को एक कोने में दबा दिया गया जो हिलने डुलने में असमर्थ था। रोहन जावेरी के हाव भाव बहुत बदल गए। ये खत्म हो गया, मेरा राज्य दबा हुआ है, मेरी गति अब कोई फायदा नहीं है। मोहन वर्मा ने साबर खींची और काट डाला। रोहन जावेरी ने अपनी 2 तलवारों से ब्लॉक किया। हालांकि उनकी ताकत मोहन वर्मा की तुलना में नहीं की जा सकती थी। अब जबकि रोहन जावेरी की स्थिति पूरी तरह से दबी हुई थी तो उसके लिए इसे रोकना और भी मुश्किल हो गया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था जब वो कड़वाहट से पकड़ रहा था। हार! मोहन वर्मा चिल्लाए और एक कदम आगे बढ़ाया। पूरी चौथी मंजिल कुछ बार हिल गई और एक बड़ी शक्ति संचारित हुई। रोहन जावेरी को तुरंत उड़ते हुए भेजा गया और वो जमीन पर जोर से गिर गया। रोहन जावेरी को 3 चालों में ही हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा ये वास्तव में 3 चालों के भीतर था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा अर्जुन देव ने कहा था। जिन लोगों ने पहले अर्जुन देव का मजाक उड़ाया था उनके मन ही मन शर्मिंदा महसूस हुआ। इस बव्वा ने इसे सही कैसे किया? वो वास्तव में केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट है। उसने आंख बंद करके अनुमान लगाया होगा। अगर हम नहीं बता सकते थे तो वो कैसे बता सकता था? उनमें से कुछ लोग बहुत उदास महसूस कर रहे थे। वे केवल खुद से झूठ बोल सकते थे। ठीक है, उसने आंख बंद करके अनुमान लगाया होगा। हालांकि फिर भी मैं उसे पसंद नहीं करता। वो बहुत घमंडी है। उन्होंने कहा, अगर मिस रजनी यहाँ नहीं होती तो मैं इसे सहन नहीं कर पाती। मैं एक बट्टे को सबक सिखाने के लिए एक कदम उठाता।
ऐसा लगता है कि कोई अब इसे सहन नहीं कर सकता। जुगल भाटी पहले ही बढ़ चुकी हैं। कमर पर तलवार के साथ सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति भारी कदमों के साथ अर्जुन देव के पास गया। उन्होंने उदासीनता से कहा, जुगल भाटी, मैंने आपका मूल्यांकन पहले सुना था। आप काफी मजबूत लग रहे हैं। मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये संभव है। फैटिसो ने धीरे से कहा, यह आदमी रोहन जावेरी का अच्छा दोस्त है। वो बदला लेने में उसकी मदद करने के लिए यहाँ है। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। बीच में खड़े जितेंद्र शर्मा ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, जुगल भाटी, आप एक शिखरहीन ग्रेड मार्शल किंग बनने से केवल एक कदम दूर हैं। आपके लिए सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट के साथ पॉइंटर्स का आदान प्रदान करना उचित नहीं है। इससे पहले अर्जुन देव ने उन्हें शर्मिंदा किया था। मन ही मन उन्हें उम्मीद थी कि जुगल भाटी अर्जुन देव को सबक सिखाएंगे। हालांकि सबसे पहले जुगल भाटी रजनी के दोस्त थे, दूसरे चंचल उनके बगल में थे। इस समय वो अधिक खुला और ऊपर भी दिखाई दे सकता है, अन्यथा वो दूसरे पक्ष का ध्यान आकर्षित कर सकता है। हालांकि कौन जानता था, अर्जुन देव ने उनके सुझाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब उसने दूसरे पक्ष के चारों ओर अस्पष्ट बैंगनी बिजली देखी तो उसे तुरंत दिलचस्पी हो गई। दूसरा पक्ष वास्तव में एक तलवारबाज था जो गड़गड़ाहट की स्थिति को समझता था। अर्जुन देव ने खड़े होकर जुगल भाटी की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। सभी राज्यों में गड़गड़ाहट की स्थिति को समझना सबसे कठिन था। ये अन्य राज्यों की तुलना में सबसे मजबूत आक्रमण शक्ति वाला राज्य भी था। इसके पास अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा तरकीबें नहीं थी। इसमें केवल एक शुद्ध निडर आक्रामक शक्ति थी। ये प्राकृतिक स्वर्गीय दाव का सबसे शुद्ध हमला भी था। चूंकि अर्जुन देव ने गड़गड़ाहट की स्थिति को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने कभी भी किसी अन्य कृषक के साथ लड़ाई नहीं की थी जो गड़गड़ाहट की स्थिति को समझता था। इसलिए जैसे ही इस जुगल भाटी ने एक कदम उठाया, उसकी दिलचस्पी हो गई। जुगल भाटी ने उदासीनता से कहा, आप इतनी फिजूल खर्ची करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने मजबूत हैं। चिंता मत करो। ये मत कहो कि मैं तुम्हें धमकाने के लिए अपनी साधना का उपयोग करूंगा। मैं तुमसे लड़ने के लिए अपनी शक्ति का केवल 50% ही उपयोग करूंगा। अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया और धीरे धीरे खाली स्थान पर चले गए। उन्होंने उदासीनता से कहा, इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है, अपनी चाल चलो। बहुत अच्छा, आइए देखते हैं कि अहंकारी होने के लिए आपके पास कौन सी योग्यताएं हैं। बूम! जैसे ही जुगल भाटी ने बिजली की गति से अपनी तलवार खींची, बिजली की रोशनी टिमटिमा रही थी। विशाल फर्श पर गड़गड़ाहट की एक दरार गूंज उठी, जिससे सभी के कान के पर्दे सुन्न हो गए। जैसे ही जुगल भाटी ने अपनी तलवार निकाली, वो बिजली के एक उफनते बोल्ट की तरह था जो एक अतुलनीय चमकदार बैंगनी रोशनी दे रहा था। अपनी किक के बल से उसने एक पल में 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली। चमकदार बिजली की तलवार अर्जुन देव के चेहरे की ओर उड़ गई। इस तलवार में बिजली की गति और निडरता थी। तलवार के आने से पहले उसने तेज हवा चलाई। अर्जुन देव के पीछे लोगों के बाल हवा में लहरा रहे थे। वे मदद नहीं कर सकते थे कि भेंगापन करें। कितनी शक्तिशाली तलवार का प्रहार है। कुछ सालों तक जुगल भाटी को न देखने के बाद उनकी ताकत फिर से बढ़ गई थी। ये व्यक्ति रोहन जावेरी से कहीं ज्यादा मजबूत था। जब सभी ने इस तलवार की चाल को देखा जो हवा के झोंके की तरह तेज थी और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली गति थी, तो वे सभी आश्चर्य से चिल्लाए। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। जब तलवार उससे लगभग 5 मीटर की दूरी पर थी तो उसने बिजली की गति से अपने दाहिने हाथ में लूनर शैडो कृपाण खींच लिया। डांग! हथियारों के टकराने की मधुर आवाज आ रही थी। ज्यादातर लोगों ने ये नहीं देखा कि अर्जुन देव ने अपनी कृपाण कैसे खींची। जब तक उन्होंने आवाज सुनी, तब तक जुगल भाटी 5 कदम पीछे हट चुके थे। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। क्या चल रहा है? इस आदमी ने हमला कैसे किया? मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा भी नहीं। अजीब बात है, मैंने भी इसे नहीं देखा। जब मैंने आवाज सुनी तो जुगल भाटी पहले ही 5 कदम पीछे हट चुके थे। चौथी मंजिल पर बैठे 100 लोगों में से केवल 10 से भी कम लोगों ने देखा कि कृपाण कैसे खुला था। बाद में लॉन्च होने के बावजूद अर्जुन देव का हमला पहले आया। इसकी गति एक पल में बढ़कर मैक 2 हो गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी की तलवार तकनीक के कमजोर बिंदु पर प्रहार करने के लिए गड़गड़ाहट की मजबूत स्थिति का इस्तेमाल किया। उन्होंने जुगल भाटी के हमले को एक पल में आसानी से विफल कर दिया। जितेंद्र शर्मा के चेहरे पर हैरान के भाव थे। वो बुदबुदाया, गड़गड़ाहट की कितनी मजबूत स्थिति है। वो स्पष्ट रूप से केवल छोटी पूर्णता पर है, लेकिन उसकी नींव जुगल भाटी की तुलना में कई गुना मजबूत है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक उच्च रैंक वाली बिजली जिम्मेदार खेती तकनीक की खेती करता है। चंचल ने धीरे से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? क्या यंग मास्टर शर्मा जानते हैं? जितेंद्र शर्मा थोड़ा स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चंचल को इस व्यक्ति में दिलचस्पी होगी। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी जब उसने धीरे से कहा, मैं उसे नहीं जानता। मिस रजनी उसे यहां ले आई। चंचल ने कहा,
ओ, फिर देखना जारी रखो। अर्जुन देव ने जुगल भाटी की ओर देखा और उदासीनता से कहा, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करें। आपकी स्थिति मेरी तरह अच्छी नहीं है। आप मुझसे लड़ने के लिए केवल सार में अपने लाभ का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप 10 चालों में मेरी कृपाण से हार जाएंगे। जब अन्य लोगों ने अर्जुन देव को इतने शांत स्वर में इस तरह के चौंकाने वाले शब्द कहते सुना तो उनके दिलों में एक अजीब सा सदमा महसूस हुआ। जब अर्जुन देव ने ये शब्द कहे तो ये बिल्कुल भी अनुचित नहीं लगा। उसका लहजा बहुत स्वाभाविक था, जैसे कि वो किसी महत्वहीन चीज के बारे में बात कर रहा हो। बस इस शांति के आधार पर कुछ लोगों को पहले से ही यकीन था कि अर्जुन देव एक साधारण सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत थे। अहंकारी, ऐसे मत बोलो जैसे कि मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। थंडर क्लाउड स्वॉर्ड चॉप। जुगल भाटी ठंडे स्वर में मुस्कुराए और फिर से चार्ज हो गए। जुगल भाटी के आसपास बादल छाए रहे। बादलों के बीच में असीम बिजली टिमटिमा रही थी। जुगल भाटी के शरीर के चारों ओर बिजली की चपेट में आने से ही कर्कश आवाजें सुनाई दी। जैसे जैसे बादल मचल रहे थे, जुगल भाटी के शरीर की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। वो एक बहुमूल्य तलवार की तरह था जिसे लगातार तेज किया जा रहा था, जो म्यान खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब भीड़ को इस तलवार की ताकत का एहसास हुआ तो जुगल भाटी पर उनका भरोसा बढ़ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत का राज्य कितना ऊंचा राज्य था, वो इस तलवार को चकमा नहीं दे पाएगा। काटना। तलवार की रोशनी चमकी और जुगल भाटी का शरीर गड़गड़ाहट के बादलों के माध्यम से चमक उठा। वो बादलों के बीच से उछलता हुआ बिजली के एक झटके की तरह था। डांग। हथियारों के टकराने की मधुर आवाज आई। ज्यादातर लोगों ने अभी भी नहीं देखा कि अर्जुन देव ने अपनी चाल कैसे उठाई। आवाज सुनने के बाद उन्होंने केवल जुगल भाटी को पीछे की ओर उड़ते हुए देखा। ये एक बहुत ही अजीब एहसास था। ये स्पष्ट रूप से उनके सामने था, लेकिन वे हमेशा दृश्य देखने से पहले आवाज क्यों सुनते हैं? जितेंद्र शर्मा बुदबुदाए। ज्यादातर लोग धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाने के बाद मैक 2 तक पहुंच पाएंगे, लेकिन एक पल में मैक 2 तक पहुंचना बहुत कठिन है। मुझे आश्चर्य है कि उसने ये कैसे किया। चंचल ने अर्जुन देव की ओर बढ़ती हुई दिलचस्पी भरी निगाहों से देखा। उन्होंने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक साधारण ड्राइंग कृपाण है, हालांकि मैंने बहुत से लोगों को इस स्तर पर इसका अभ्यास करते नहीं देखा। डांग डांग डांग। जुगल भाटी ने 3 और मूव्स भेजे, हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें हर बार एक कृपाण प्रहार से तोड़ दिया। हर बार जब अर्जुन देव कृपाण को बहुत तेज गति से निष्पादित करता था तो वो तलवार तकनीक के कमजोर बिंदु को खोजने में सक्षम होता था और उसे एक कृपाण प्रहार से तोड़ देता था। गड़गड़ाहट की एक मजबूत स्थिति और एक बेहद तेज कृपाण तकनीक। वो व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन है, अर्जुन देव। ये निश्चित रूप से वही है। व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन के पास एक लंबी कृपाण और कपड़े की एक नीली पट्टी है जो उसके सिर के चारों ओर बंधी हुई है। इसके अलावा उसके सामने 2 स्ट्रिप्स हैं। कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों ने आखिरकार अर्जुन देव की पहचान का अनुमान लगा लिया, हालांकि उनमें से अधिकांश ने व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उन सभी ने इसके बारे में पूछा। इन लोगों के राष्ट्र महान किन राष्ट्र से काफी दूर थे। स्वर्गीय कृपाण मंडप की खबर अभी तक वहां में ही फैली थी। हालांकि इन लोगों को अर्जुन देव के कर्मों के बारे में बात करते हुए सुनने के बाद अर्जुन देव के लिए कई काश्तकारों की जो अवमानना थी वो गायब हो गई, जिसकी जगह गंभीर भावों ने ले ली। अगर अर्जुन देव ने आर्या किंग और अन्य को हरा दिया होता तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार ये लोग चरम पर नहीं थे। हालांकि अर्जुन देव द्वारा पवित्र भूमि के बाहरी शिष्यों को आसानी से हराने की खबर ने उन्हें चौंका दिया। जितेंद्र शर्मा की आंखों में एक विचारशील भाव था। उसने मन ही मन सोचा, तो वो सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन अर्जुन देव है। आखिरकार मुझे आज उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने को मिला। मुझे आपसे 5 स्ट्राइक्स मिले हैं। अब समय आ गया है कि आप मुझसे एक कृपाण प्रहार प्राप्त करें। जुगल भाटी ने एक कदम पीछे हटते हुए अपनी आभा बटोरी। उन्होंने उदासीनता से कहा, क्या यह सिर्फ एक कृपाण हड़ताल है? अपने बचाव के साथ मैं आपसे 10 कृपाण प्रहार प्राप्त कर सकता हूं। जुगल भाटी के अपना पहला कदम उठाने के बाद अर्जुन देव की रुचि तुरंत इस जगह में काफी कम हो गई। वो कुछ निराश महसूस कर रहा था। हालांकि इस व्यक्ति ने गड़गड़ाहट की स्थिति को समझ लिया था, लेकिन उसने गलत रास्ता अपनाया। उन्होंने केवल अपने राज्य की ताकत का पीछा किया और अपने राज्य को अपनी तलवार तकनीक के साथ पूरी तरह से विलय करने के लिए नहीं बसे। जुगल भाटी ने केवल अपनी कृपाण तकनीकों को मिलाने पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने हमला किया तो उसकी शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी। उसकी आभा फली फूली और वो उसी रैंक की स्थिति को आसानी से दबा सकता था। वो निचले स्तर की स्थिति को तुरंत मार सकता था। हालांकि अगर वो अपने से अधिक मजबूत राज्य के साथ एक कृषक में भाग गया और उसने अपने राज्य को अपनी कृपाण तकनीक के साथ विलय नहीं किया तो उसकी चालें उद्घाटन से भरी होंगी। यही कारण था कि अर्जुन देव मच 2 में कृपाण का चित्रण करके जुगल भाटी की तलवार तकनीक को आसानी से तोड़ सकते थे। यदि ये अन्य प्रतिद्वंदी होता तो ऐसा करना बहुत मुश्किल होता। इस तरह के आदान प्रदान से अर्जुन देव को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। वो केवल लड़ाई को जल्दी से समाप्त कर सकता था।
गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति का उपयोग करते हुए बैशवी हेंगली ने अपने चारों ओर 3 मोटी और ठोस गड़गड़ाहट और बिजली की बाधाएं स्थापित की, बाहर से अंदर तक एक के बाद एक परत। ये विशेष रूप से अंतिम परत के लिए था। ये जुगल भाटी की त्वचा से कसकर चिपक गया। बैंगनी बिजली की रोशनी युद्ध कवच के मोटी थी। उन्होंने कहा, ये जुगल भाटी कहता है कि वो डरता नहीं है, लेकिन उसने अपने तुरुप के पत्ते का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने वास्तव में रक्षा की 3 परतें लिछाई। भीड़ के चरम पर बैठे लोग धीरे से हंसे। अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत की और जुगल भाटी की ओर देखा, जो रक्षा में लिपटे हुए थे। अपनी सुरक्षा स्थापित करने के बाद अर्जुन देव की चेतना के समुद्र में लाल रंग का नरसंहार सिंहासन उनके मेरिडियन के साथ बहता हुआ कृपाण में घुस आया। बैंगनी बिजली की रोशनी से टिमटिमाती कृपाण तुरंत लाल और बैंगनी हो गई। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट को निष्पादित किया, अपनी कृपाण से चुभाकर निकाल दिया। बैंग बैंग बैंग। बिजली से बनी 3 बाधाएं केवल एक क्षण के लिए टिकी, लेकिन नरसंहार और गड़गड़ाहट की स्थिति से प्रभावित अर्जुन देव की कृपाण तकनीक द्वारा आसानी से तोड़ दी गईं। कृपाण का बढ़ता हुआ बल तुरंत जुगल भाटी को पीछे गिरा दिया, जिससे वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने कहा, अप्रत्याशित रूप से उन्होंने जुगल भाटी को कृपाण से हराया। व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। हम में से 100 में से वो टॉप 10 में रैंक कर सकता है। ये कल्पना करना कठिन है कि वो वास्तव में महान किन राष्ट्र के एक संप्रदाय से आता है। जुगल भाटी का बचाव उसके सामने बेकार है। इस कृपाम हड़ताल की तीक्ष्णता वास्तव में चौंकाने वाली है। जुगल भाटी बहुत घमंडी है। जुगल भाटी को एक कृपाण से हराने के बाद जो लोग पहले अर्जुन देव का मजाक उड़ाते थे, वे तुरंत चुप हो गए। अब उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सभी भीड़ ने अर्जुन देव की ताकत का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करते हुए दोनों के बीच लड़ाई पर टिप्पणी की। वास्तव में ये वैसा ही था जैसा अर्जुन देव को उम्मीद थी। अगर वो दूसरों का सम्मान हासिल करना चाहता था तो वो केवल अपने हाथ में कृपाण का उपयोग कर सकता था। ये सबसे सीधा तरीका था और सबसे प्रेरक भी था। अर्जुन देव ने खड़े हुए जुगल भाटी को मुट्ठी से सलामी दी। मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण हड़ताल के साथ पीछे हट गया था। जुगल भाटी के शरीर में राज्य प्रवेश नहीं कर पाया था, इसलिए जुगल भाटी को केवल कुछ बाहरी चोटें आई थीं। जुगल भाटी को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। मूल रूप से वो अपने अच्छे दोस्त के लिए खड़ा होना चाहता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव एक चाल में उनसे निपट लेंगे। वो कुछ नहीं कहा और अपनी सीट पर लौट आया। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने नरसंहार की स्थिति को समझ लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वो किसी उच्च खेती वाले व्यक्ति को इतनी आसानी से चुनौती दे सकता था। अर्जुन देव को अपनी सीट पर लौटते देख चंचल को प्रबुद्ध महसूस हुआ। हालांकि अर्जुन देव की खेती अभी भी बहुत कम थी। उनके नरसंहार की स्थिति उनकी गड़गड़ाहट की स्थिति के समान पूर्ण नहीं थी। अर्जुन देव उम्मीद से कमजोर थे, हालांकि उनकी भविष्य की क्षमता अथाह थी। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, माहौल जीवंत और जीवंत होता गया। हर बॉक्सिंग सत्र के बाद कोई ना कोई इस पर टिप्पणी करता। उनमें से 5 या 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने अर्जुन देव का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों ने अपनी अवस्थाओं को महान पूर्णता तक समझ लिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपनी अनूठी विशेषताओं का गठन किया था। उदाहरण के लिए, एक महान किन राष्ट्र तलवारबाज था जो हवा की स्थिति को समझता था। उन्होंने अपनी तलवार तकनीक में हवा की स्थिति की निराकार विशेषता को शामिल किया। जब इस तलवारबाज ने हमला किया तो उसने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा, पूरी तरह से अपनी मार्शल तकनीक की आभा के साथ विलय कर दिया। कम से कम अर्जुन देव को इस कदम में कोई खामी नहीं दिख रही होगी। एक महान चू राष्ट्र कृषक भी था जो हवा की स्थिति को समझता था। हालांकि उन्होंने हवा की स्थिति की गति पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी स्वयं की मार्शल तकनीक का उपयोग करके हवा की स्थिति के निडर पक्ष को बलपूर्वक चरम पर ले आए। इसे अपनी बढ़ती लहरों और अपनी भव्य तलवार तकनीक के साथ मिला दिया। जब इस कृषक ने हमला किया तो एक तेज हवा ने गरजते हुए एक भयानक तूफान का निर्माण किया। ये ऐसा था जैसे तलवार की हवा फट गई हो। एक विशेषज्ञ भी था जिसने पानी की स्थिति को समझा। उन्होंने बहते पानी की अनूठी विशेषताओं को अपनी गति में शामिल किया। जब इस कृषक ने हमला किया तो उसकी तलवार ने कोई निशान नहीं छोड़ा। तेज तलवार की रोशनी कहीं से भी दिखाई दे रही थी, जिससे दूसरों के लिए उसके हमले के प्रक्षेपण को पकड़ना मुश्किल हो गया। इसने अर्जुन देव के क्षितिज को बहुत व्यापक कर दिया। अब उसे ऐसा लगा जैसे उसने गड़गड़ाहट की स्थिति की कुछ समझ हासिल कर ली है। अर्जुन देव ने पहले ही गड़गड़ाहट की स्थिति को अपनी कृपाण तकनीक में डाल दिया था, जिसमें गड़गड़ाहट के निडर और क्रूर हमलों का संयोजन था।
ये दो विशेषताएं थीं। प्रकृति में अधिकांश गड़गड़ाहट में ये दो विशेषताएं थीं। बादलों की टक्कर के तहत गड़गड़ाहट फट जाएगी। जब बादल टकराते थे तो ये प्रहार करने से पहले लगातार अपनी आभा जमा करता था, अपने निडर और क्रूर हमलों को प्रदर्शित करता था। अन्य राज्यों की तुलना में गड़गड़ाहट की स्थिति की आक्रामक और विनाशकारी शक्ति अधिक थी। हालांकि इसकी कमजोरी ये थी कि इसे लगातार बनाए रखना मुश्किल था। इतनी उच्च विनाशकारी शक्ति के साथ हर हड़ताल ने बड़ी मात्रा में सार को समाप्त कर दिया। इसके अलावा किसी को लगातार आभा जमा करनी थी, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना में इसमें लचीलेपन और लचीलेपन का अभाव था। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, मैं केवल गड़गड़ाहट की स्थिति के सरल पहलुओं को देख सकता हूं, निडर और गति को भी उनकी सीमा तक ले जाया जाता है। उन्होंने कहा, हालांकि यहाँ के मार्शल आर्टिस्टों को देखते हुए हर राज्य की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। स्पष्ट रूप से गड़गड़ाहट की स्थिति की भी अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे केवल गड़गड़ाहट की इन विशेषताओं को अपनी स्वयं की मार्शल तकनीक के साथ पूर्णता में विलय करना है। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।